आज हम केस स्टडी पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो केस स्टडी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे कि कैसे एक केस स्टडी लिखी जाती है और बहुत ही आसान है। केस स्टडी का पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूं। बहुत ही शानदार फॉर्मेट है। अभी जितने भी टॉपर्स हैं ऐसा ही फॉर्मेट लिख रहे हैं। मेरा पूरा रिसर्च है कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं, प्लस अभी अदर कोचिंग की टेस्ट सीरीज में क्या चल रहा है, तो सबको मिला के एक फॉर्मेट आया, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट है। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, केस स्टडी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है 3 पेज आते हैं, वहां पे आजकल 250 पेज, 250 वर्ड में लिखना होता है आपको ना, वहां पे 3 या 3.25 पेज खाली आते हैं। कई बार केस स्टडी जल्दी खत्म हो जाती है, थोड़ा सा स्पेस रहता है, लेकिन मान के चलते हैं 3 पेज हमारे सामने है। 250 वर्ड है, इसका मतलब 3 पेज मान के चलते हैं। 250 वर्ड के लिए 3 ही पेज खाली आएंगे, ठीक है। तो 3 पेज में आपको इस केस स्टडी को समेटना है उस टाइम में। और मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, 20-25 मार्क्स की केस स्टडी आती है, ठीक है। मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, केस स्टडी का वेटेज ज्यादा बढ़िया है। मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट लेता हूं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बता देता हूं। जैसे रियल एग्जाम में कैसे मैं लेता हूं, शुरू के 2-3 छोटे वाले क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, जैसे मैंने आधे घंटे में शुरू के छोटे वाले क्वेश्चन किए, 7 मिनट लगती है, 7.5 मिनट लगती है, तो आधे घंटे का फिक्स टाइम है कि आधे घंटे में मैंने शुरू के 4 क्वेश्चन लिखे, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। फिर तुरंत कहां पे आया, केस स्टडी पे आया, क्योंकि मुझे ये पता है बीच वाले इन क्वेश्चनों में ज्यादा इंगेज हुआ अभी तो मेरी ये केस स्टडी छूटने के चांसेस है ना। इसको भी समझना प्रैक्टिकल अप्रोच को। शुरू के 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिए, तुरंत कहां पे आया, केस स्टडी पे आया। पहले सारी केस स्टडी निपटाई, फिर बीच वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए। मान लो लास्ट में मेरे पास 5 मिनट बची, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैं एक छोटे वाले क्वेश्चन को लिख सकता हूं, लेकिन केस स्टडी को हैंडल नहीं कर सकता उस समय हाथ पांव फूल जाएंगे यार, 20 नंबर की मेरी केस स्टडी बची हुई है। तो ये भी एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती है। ये आपको कैसे करनी है, आप खुद एक टेस्ट लगाओ। यदि आप 3 घंटे में प्रॉपर ये सब कर पा रहे हो तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, आराम से आप मैनेज कर लोगे। और मुझे ये पता है कि बहुत मुश्किल होता है एथिक्स के पेपर में, आप किसी को पूछ लेना, एथिक्स के पेपर में चैलेंज सबसे बड़ा होता है पेपर को अटेम्प्ट लेने का, 3 घंटे में पेपर को करने का, क्योंकि इतना कंटेंट होता है, इतना एग्जाम्पल फलाना ये लिखना होता है, एट टाइम याद करना पड़ता है। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए आज आपका इथिक्स का लास्ट सेशन है, ठीक है, 14 तारीख है, 15 और 16 को 2 दिन आपको दिया जा रहा है रिविजन का टाइम। 2 दिन में भी आपके साथ रिविजन करूंगा, मैं एक दिन रिविजन करूंगा क्योंकि मुझे कल तक का टाइम है। कल मैं रिविजन करूंगा, आज और कल रिविजन करूंगा। और ये जैसे मेरा रिविजन कंप्लीट हुआ, मैं एक फुल टेस्ट लगाऊंगा कल। और चाहो तो आप वो फुल टेस्ट अब अटेम्प्ट ले सकते हो, जो टेस्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूं, और मेरे आंसर से आप थोड़ा सा मैच करना। यही होती है आपकी काबिलियत कि कैसे आप अटेम्प्ट लेते हो। ऐसे करते करते मेरी मेंस के साथ आपका मेंस तैयार है दिसंबर तक। अगले साल देखना कितने कॉन्फिडेंस में आओगे। अगले साल जब ये सेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी और आप में से जो प्री पास करेगा उसका सिलेक्शन के चांसेस लगभग 90%, 99% चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट पे आते हैं, ये प्रैक्टिकल बातें भी मैं साथ बताता रहूंगा, सबसे जेन्युइन बातें यही है जो रियल एग्जाम में आपके काम आएगी, है ना। तो केस स्टडी के फॉर्मेट में आपको क्या ध्यान रखना है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे आपने अपनी किताब को पढ़ा होगा, हमारी किताब को पढ़ते समय इसमें आपने देखा होगा, जैसे केस स्टडी के फॉर्मेट की आज हम बात कर रहे हैं, फॉर्मेट पे चर्चा करेंगे। ये फॉर्मेट एक आइडियल कह सकते हो आप, ठीक है, एक आइडियल सिचुएशन में कि ऐसा हमें उपयोग करना है, ठीक है, ऐसा उपयोग करना है। तो केस स्टडी में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो भी केस स्टडी दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। कि हर एक चीज और फाइंड करनी है कि उसके जो कीवर्ड आए हैं वो किस टाइप के हैं। उससे क्या फायदा होगा, आपको यह पता लग जाएगा कि ऊपर के जो 7 टॉपिक है कहीं ना कहीं वो केस स्टडी उनसे मैच करती है। एक बात और विशेष तौर पर ध्यान रखना, सातों के सातों टॉपिक के जो कीवर्ड हैं, जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, जो बातें हैं, उनको भी आप एज ए सॉल्यूशन पार्ट यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या होगा कि ऊपर के सातों टॉपिक आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। विदाउट क्लियर आपको केस स्टडी उतनी सोल्व हो नहीं पाएगी, आपके पास आइडिया नहीं होंगे, विचार नहीं होंगे। इसका मतलब पहली प्राथमिकता क्या है कि ऊपर से 1 से लेकर 7 जो टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं वो सारे के सारे टॉपिक माइंड में होने चाहिए, सारे कीवर्ड होने चाहिए, सारा सिलेबस होना चाहिए। वो आप इस्तेमाल करोगे केस स्टडी में। और सबसे पहले फाइंड करेंगे, जैसे आज 2 केस स्टडी में आपको सोल्व करवाऊंगा आपसे, उसमें ये आइडिया आ जाएगा। और अभी 2 केस स्टडी में आपको एग्जांपल बताऊंगा, 2 केस स्टडी आपसे सोल्व कराऊंगा। तो 4 केस स्टडी आज हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी अपनी किताब में इतना भरपूर कंटेंट दिया गया, आप आराम से देखना, बाकी और भी हम चर्चा करते रहेंगे इन पे, ठीक है। तो केस स्टडी का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको ध्यान से पढ़ना है। स्टडी मतलब केस स्टडी को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और पढ़ते समय ये बात ध्यान रखना है, जैसे केस स्टडी दी गई है कोई भी, तो उसके अंदर जैसे आप ना अंडरलाइन कर सकते हो अच्छे कीवर्ड को। जैसे ये बातें की गई है, यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम है रमेश, प्रबंधक है, अंडरलाइन करते जाना साथ साथ में कीवर्ड को और उन मेन चीजों को। उससे फायदा क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। जैसे आपको स्टेक होल्डर लिखने होते हैं, आपको कभी कभी नैतिक मूल्य लिखने होते हैं। केस स्टडी का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, केस स्टडी में सब कुछ दिया गया है, बस अपने नॉलेज को अप्लाई उस पर कर देना है।
तो केस स्टडी में ये ध्यान रखना है एक चीज। तो दूसरा ये है कि जो आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है, जिस फॉर्मेट में हम बात कर रहे हैं, है ना, उस फॉर्मेट पे विश्वास दिखाना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं दिखाओगे, उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में जाके फंस जाओगे, फिर नानी याद आएगी कि यार क्या कर दिया मैंने। ये होता है, मैंने कितने लोगों से ये चर्चा की है, मैंने कहा ये फॉर्मेट आपको दिया, आपने यूज किया, सर मैंने तो नहीं किया, मुझे लगा ऐसे करना चाहिए, मैंने टॉपर्स की कॉपी में देखा। ठीक है, नो डाउट, टॉपर्स की कॉपी का फॉर्मेट देखना जरूरी है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, मैं खुद सीख रहा हूं। बट ये फॉर्मेट बहुत ही अच्छे अनुभव से बनाया गया है, इसको इस्तेमाल करना है, बिलीव दिखाना है थोड़ा सा आपको ना, और उसमें बदलाव थोड़े से हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं एज इट इज वही फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, उसमें कुछ ना कुछ हम बदलाव कर सकते हैं, तो ये दिखाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है फॉर्मेट में, अब फॉर्मेट पे आ जाते हैं। मेन जो फॉर्मेट है, आपको सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, इंट्रो लिखना है। अब कई बच्चे लिखते हैं कि सर केस हिस्ट्री में क्या इंट्रो लिखेंगे। यार इंट्रो लिखना है, भूमिका लिखनी है। क्या लिखनी है, जैसे वही क्वेश्चन में जो हम लिखते हैं 2-4 लाइन में आप क्या लिखोगे कि उपयुक्त केस अध्ययन में ये बातें बताएगी जिसमें इन मामलों का उल्लंघन है, ऐसे एथिकल वैल्यूज का उल्लंघन है, इसमें भ्रष्टाचार की समस्या देखने को मिली है, कहीं ना कहीं कोई अंतरात्मा का संकट है, इसमें डिसीजन मेकिंग की समस्या है, आंतरिक द्वंद्व बहुत ज्यादा है कि मैं अपने हित को ध्यान में रखूं या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखूं। तो इंट्रो लिखना है। इंट्रो आपके लिए बहुत आसान है, आपने केस स्टडी पढ़ी, आप 4 लाइन उसकी समरी तो लिख सकते हो ना। इंट्रो का मतलब केस स्टडी में क्या दिया गया, समरी लिख दो बस। आपको जो भी समझ में आए कि हाँ इस केस स्टडी में ये है, तो पहली प्राथमिकता क्या है, आपको इंट्रो लिखना है। ठीक है, 3-4 लाइन में इंट्रो लिखना है तो लिखना है। सेकंड, आपको क्या ध्यान रखना है, इंट्रो के तुरंत बाद में आपको स्टेक होल्डर यानी जो हितधारक होते हैं। अब हितधारक क्वेश्चन में पूछे नहीं है, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर हितधारक जब क्वेश्चन में पूछे नहीं तो मैं क्यों लिखूं, क्योंकि सभी लिख रहे हैं, हमें भी लिखना पड़ेगा। टॉपर्स जिनको देखोगे, जिनके अच्छे मार्क्स आए, उन्होंने भी लिखा है तो हम भी लिखेंगे। और पिछले 4 मेंस में मैं भी लिखता आया हूं और अच्छे मार्क्स भी मिले। और उसका अब एक जेन्युइन प्रैक्टिकल आंसर आपको बताता हूं क्यों लिखना चाहिए। यदि आप यहाँ पे हितधारक लिखते हो, अब हितधारक की अपनी अप्रोच क्या होगी, हम उसको डायग्राम से बनाएंगे। 6 केस स्टडी है, अलग अलग 6 डायग्राम। एक डायग्राम ऐसे यूज किया, एक डायग्राम फ्लो चार्ट वाला ऐसे बनाया, एक कोई चौकोर बनाया, है ना, एक कोई षटकोण बनाया। ये अलग अलग हम यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग यूज करेंगे, अलग अलग डायग्राम, अलग अलग केस स्टडी में हितधारक लिखेंगे, कंपलसरी है। अब हितधारक कब नहीं लिखेंगे, जैसे आपके पास लास्ट में 10 मिनट बच रहे हैं या 5 मिनट बच रहे हैं, फिर केस स्टडी सोल्व कर रहे हो, तो फिर हितधारक छोड़ दो। फिर जो क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे गए हैं उसमें लिखना है। लेकिन मैं तो ये जानता हूं, मेरा विद्यार्थी इतनी प्रैक्टिस करके आया कि उसका कोई कंपोनेंट छूटने वाला नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, वो बहुत अच्छे से लिखेगा। लेकिन जहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच की आवश्यकता होगी, यार कि अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मुझे अब जल्दी से निपटाना है, वहां पे हितधारक छोड़ो, इंट्रो छोड़ो। वहां तो जो क्वेश्चन केस हिस्ट्री में पूछा गया ना, ABC 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अटेम्प्ट लेना है। लेकिन हम एक प्रैक्टिकल पे बात करें कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको केस हिस्ट्री में क्या ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो हम फॉर्मेट पे चर्चा करें उस फॉर्मेट को माइंड में रखना है। 2-3 फॉर्मेट होते हैं, 3-4 फॉर्मेट तक हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंट्रो कंपलसरी लिखना है, हितधारक भी कंपलसरी लिखना है। अब हितधारक क्या होते हैं, हितधारक बहुत सिंपल होते हैं कि जैसे आप एक जिला कलेक्टर हो, आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, है ना, कहीं जैसे अचानक कोई आपदा आ गई, तो आपका काम क्या है, आप अपनी टीम को लेकर, मीडिया की टीम को लेकर या NGO जितने भी लोग हैं सबको साथ लेकर, डॉक्टर को साथ लेकर कहीं जा रहे हो, जैसे केस स्टडी में पढ़ेंगे, तो ये सारे स्टेक होल्डर उसमें आ जाते हैं, और भी स्टेक होल्डर उसमें आते हैं। और स्टेक होल्डर लिखने का एक फायदा है, जब आप नीचे डिसीजन मेकिंग करते हो कि आपके पास कितने विकल्प उपलब्ध है, तो आप स्टेक होल्डर को इस्तेमाल कर सकते हो। विदाउट आप क्या करोगे, कुछ स्टेक होल्डर को भूल जाओगे, तो आपकी केस स्टडी भी थोड़ी अधूरी रहेगी। इस बात को समझना। हितधारक हमें पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब नीचे हम डिसीजन लेते हैं तो हितधारकों का हमें इस्तेमाल करना होगा कि इस स्टेटमेंट से या इस डिसीजन से इस हितधारक को ये फायदा है, उसको ये नुकसान है। आगे सीखेंगे इस बात को ना। तो कंपलसरी पार्ट कौन सा हो गया, पहला वाला कंपलसरी पार्ट हो गया, इंट्रो लिखना ही लिखना है, हितधारक आपको लिखने ही लिखने हैं, ये भी एक पार्ट हो गया। ठीक है, हितधारक लिखने। तीसरा आगे का पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट है ना, क्या करना है, जैसे नैतिक मुद्दे और नैतिक द्वंद्व है, डिलेमा। नैतिक द्वंद्व दोनों अलग अलग बातें हैं। द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व होता है जहां पे दो बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन हो, दो बातों के संकट हो, जैसे सविहित बनाम सार्वजनिक हित, नैतिकता बनाम अनैतिकता, सत्यनिष्ठा बनाम भ्रष्टाचार, है ना। ये क्या द्वंद्व है दो चीजों में। जैसे आप कोई किसी पोस्ट पे हो, तो आपके मन में द्वंद्व आ सकता है कि यार मैं अपने लालच के लिए इस चीज को इस्तेमाल करूं या सार्वजनिक हित में करूं ना, द्वंद्व होता है। तो किसी क्वेश्चन में तो ये दोनों पूछ लेते हैं कि नैतिक मुद्दे बताओ और नैतिक द्वंद्व भी बताओ, डिलेमा बताओ, किसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब सपोज करो अपने पास टाइम है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, अपने पास टाइम है, उस क्वेश्चन में उन्होंने नैतिक मुद्दे पूछ लिए, तो वो तो बताने ही, तो नैतिक द्वंद्व में 2-4 अपनी तरफ से लिख दो। और किसी क्वेश्चन में नैतिक द्वंद्व पूछेंगे, नैतिक मुद्दे नहीं पूछे, तो नैतिक मुद्दे अपनी तरफ से बता दो।
ये कंपल्सरी पार्ट बता रहा हूं आपको मैं, है ना। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करा रहा हूं। सबसे पहले केस स्टडी ध्यान से पढ़ के इंट्रो लिखना ही लिखना है, ठीक है। बाद में हितधारक लिखने, अलग अलग डायग्राम से लिखने हैं। नैतिक मुद्दे और नैतिक द्वंद्व भी लिखने हैं। इनका भी एक फायदा होता है अपने आप में। जैसे कई बार होता है ना कि किसी क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं पूछा होता, फिर भी अपनी तरफ से बताते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे आती है कि ये चीजें बतानी चाहिए। या तो एग्जामिनर खुद ही पूछ लेगा दोनों को, या दोनों में से एक पूछ लेगा, तो एक कंपल्सरी अपने को बताना है। और लास्ट में फिर क्या होगा, आगे जब बढ़ेंगे जो जो क्वेश्चन पूछे गए, आप जैसे उसमें ए बी सी डी जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन लिखने हैं। और लास्ट में आपको कंपल्सरी पार्ट क्या है, निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना ही है। और निष्कर्ष, इंट्रो निष्कर्ष कैसे लिखना है, जैसे हम क्वेश्चन में लिखते हैं अब तक, निष्कर्ष में भी ये लिखना है कि उपयुक्त केस स्टडी में ऐसा होगा तो मतलब मामला बन गया, ऐसे करके जो भी आपका है निष्कर्ष आ जाएगा। तो ये आपको एक रफली मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको एक जैसे बता देता हूं एक पेज में कैसे लिखना होता है इनको, ठीक है। जैसे यूपीसी में क्या होता है, 3 पेज अपने पास आते हैं, वहां पे खाली आपके पास 3 पेज आएंगे ऐसे। 250 वर्ड का मतलब 3 पेज ही है, ठीक है। पहले कई बार 4 पेज भी आते थे, कभी कभी 3.5 पेज भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन 3 पेज आइडियल सिचुएशन मान के चलो कि 250 वर्ड में 3 पेज अपने पास खाली है। वो माइंड सिचुएशन में रखो ताकि आपका वर्ड लिमिट भी बहुत ज्यादा ओवरलैप ना हो। एक थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा लिखोगे तो आपका नुकसान ये हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लो केस स्टडी दी गई है ऊपर, है ना, केस स्टडी दी गई है और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, एबीसी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम इंट्रो। वो इंट्रो की कहानी है 2-4 लाइनों वाली। और इंट्रो लिखना बहुत आसान है, कहीं से चुराना नहीं है इसमें। तो इसमें तो क्या करना है, ऊपर वाली केस स्टडी की समरी लिख सकते हो, या जो चीजें समझ में आई है, इथिकल वैल्यूज वो समझ में आई वो लिख सकते हो, ठीक है। या आपको लगता है इस सिचुएशन में कोई करंट हैपनिंग हो सकता है, देखो इंट्रो भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे आपको लगता है कोई इस केस स्टडी से जुड़ा हुआ कोई करंट आप कोई बता सकते हो, करंट घटना बता सकते हो इंट्रो में, तो वो भी बताई जा सकती है। या आपको लगता है कि इस केस स्टडी में कुछ संविधान की वैल्यूज आ सकती है, न्याय समानता या संविधान के कुछ आर्टिकल आ सकते हैं, तो वो भी इंट्रो में लगा सकते हो, वो भी अच्छा माना जाता है। करंट घटनाएं इंट्रो में अच्छी मानी जाएगी, ट्रेडिशनल संवैधानिक वैल्यूज अच्छे माने जाएंगे। और इंट्रो में क्या अच्छा माना जाएगा, आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके उस सिलेबस से है, एथिक्स के इस सिलेबस से है, लोक सेवा से है, या नैतिकता वाले टॉपिक से है, या भावनात्मक समझ से है, तो उससे भी आप जुड़ा हुआ कोई इंट्रो लिख सकते हो। चौथा एक अच्छी चीज क्या हो सकती है, आप चाहो तो एक कोटेशन चिपका सकते हो। आपको लगता है कि इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग कोई कोटेशन लगता है एकदम यहाँ पे तत्कालीन इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप कर सकते हो। तो आपको 4 टाइप के इंट्रो बता दिए। पहला इंट्रो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, समरी लिख दो। सेकंड क्या लिखोगे, कोई करंट हैपनिंग लिखोगे। फोर्थ क्या लिखोगे, कुछ केस स्टडी ऐसी आती है जिसमें कहीं ना कहीं आपकी संवैधानिक वैल्यूज आर्टिकल्स वगैरह यूज कर सकते हैं और एक कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 4 टाइप के इंट्रो आप केस स्टडी में लिख सकते हो, ठीक है। तो इंट्रो हो गया अपना, 4-5 लाइन में इंट्रो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या कहा कि हमें क्या लिखना है, स्टेक होल्डर लिखने हैं। अब स्टेक होल्डर यहाँ पे लिखना हितधारक या शेयर धारक, और निकाल देना जितने भी स्टेक होल्डर है निकाल देना, उनके बारे में लिख दिया, ठीक है। स्टेक होल्डर हो गया। अब क्या होता है, अगली बात हमने की थी नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य या बात की थी नैतिक द्वंद्व, ठीक है। नैतिक द्वंद्व की बात की, डिलेमा की बात की थी यहाँ पे हमने, इथिकल वैल्यूज एंड इथिकल डिलेमा। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे बहुत प्यार से मना करने के बावजूद भी इंग्लिश मीडियम के वाले भी आ गए, है ना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सिंपल सिंपल बातें हैं। मैं कुछ इंग्लिश वर्ड बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रो, और यहाँ पे स्टेक होल्डर जैसे बोलते हैं, स्टेक होल्डर हमें लिखने होते हैं। और यहाँ पे इथिकल वैल्यूज एंड इथिकल डिलेमा हमें लिखना होता है। अब जैसे कई क्वेश्चन में देखना, आगे जैसे आप क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पूछा हुआ है, ए में क्या लिखा हुआ है कि आप इसमें इस उपयुक्त केस अध्ययन में जो नैतिक मूल्य है उनके बारे में बताएं। तो यहाँ पे नैतिक मूल्य हमें वैसे भी लिखने हैं, क्वेश्चन में पूछा गया नैतिक मूल्य, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नैतिक मूल्य नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नैतिक द्वंद्व लिख देंगे। अब इसको डायग्राम से लिख देंगे ऐसे करके, नैतिक द्वंद्व। नैतिक द्वंद्व डिलेमा क्या होता है बताया, दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन, सवित बनाम, ज्यादातर ऐसी चीजें आ जाती है, आराम से निकल जाता है, नैतिकता बनाम अनैतिकता सब आ जाएगा, सब लिखा हुआ है, चिंता मत करना, हर एक चीज अपनी किताब में, और मैं बताने वाला हूँ आपको मॉडल आंसर में, ठीक है। नैतिक द्वंद्व आ गया। तो नैतिक मूल्य जो भी थे, आप इनको भी चाहो तो डायग्राम फ्लो चार्ट यही बचेगा, कीवर्ड से लिखोगे उतना ही फायदा है। इतना मौका ही नहीं होता कि पैराग्राफ लिखोगे, कब खत्म हो जाएगी आपके, देखो वर्ड लिमिट खत्म हो रही है यहाँ पे आते आते, है ना। तो आपने नैतिक मूल्य बता दिए। एक चीज और है, आपको ये लगता है कि देखो टाइम कम है ना, समय आपके पास कम है, और जो यहां तक तो ठीक है, ये कंपलसरी इंट्रो लिख दिया, कंपलसरी हमने हितधारक लिख दिए, और कंपलसरी यहां पे हमने लिख दिया निष्कर्ष लास्ट में, यहां पे पॉजिटिव निष्कर्ष, वही रचनात्मक पॉजिटिव निष्कर्ष अकॉर्डिंग टू डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से निष्कर्ष लिखा। तो कंपलसरी पार्ट कौन से मानोगे, इंट्रो को कंपलसरी मानना है, हितधारक को कंपलसरी मानना है,
और निष्कर्ष को कंपल्सरी मानना है। अब आपके पास टाइम हो, जैसे अक्सर मैं लेके चलता हूं कि मुझे लिखना चाहिए, वो जल्दी से लिख लेता हूं, तो मैं इन दोनों में से जो नहीं पूछा गया क्वेश्चन को उसको लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। और मेरे पास टाइम नहीं, जैसे एग्जाम्पल नहीं टाइम है, अब जल्दी से क्या करना, अच्छा लिखना आंसर, कम समय 7-8 मिनट बची है मेरे पास, तो मैं सीधा आऊंगा टू दी पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछा है कि नैतिक मूल्य बताओ। दूसरा, आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, उनकी समीक्षा भी करनी है आपको, है ना, समीक्षा भी करनी है। तो अब ऑप्शन का अपने पास दो फॉर्मेट हो सकते हैं, जैसे मैंने पहला कोई ऑप्शन लिया, डिसीजन लिया, ए डिसीजन लिया, इसके पक्ष और विपक्ष बताए, फिर बी डिसीजन लिया, इसके पक्ष और विपक्ष बताए कि इससे किसको फायदा होने वाला है। अब ये स्टेक होल्डर यहां इस्तेमाल होंगे, ये स्टेक होल्डर यहां पे कैसे इस्तेमाल होंगे कि जैसे मैंने कोई डिसीजन लिया कि मैं ये करने वाला हूं, तो इसका प्रभाव इसको क्या होने वाला है, इसको नुकसान किसको होने वाला है, या इस डिसीजन से किसको पॉजिटिव होने वाला है, किसको नेगेटिव होने वाला है, ऐसे करके। या इसको मैं ऑप्शन को ऐसे भी बना सकता हूं, जैसा कि अपनी उसमें बताया भी है, एक सारणी बनाई, जैसे मैंने 4 डिसीजन लिए, 4 ऑप्शन है मेरे पास, है ना, डिसीजन ए, बी, सी और डी, या इसको 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो। ये 4 ऑप्शन मेरे पास है, यहां लिखे ऑप्शन, यहां पे इसका पक्ष, यहां पे इसका विपक्ष। ये भी एक बहुत अच्छी स्मार्ट चॉइस है कि हम क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में स्मार्टली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहां पे आपकी कौन सी एबिलिटी निकल के आई कि कैसे आप संसाधनों का प्रबंधन करते हो, कैसे आप कम समय में त्वरित सुधार करते हो। ये आपकी एग्जामिनर को एक एबिलिटी पता लग रही है। यूपीसी आपके इस पेपर से यही चेक करता है कि किसमें प्रशासनिक एटीट्यूड और एबिलिटी क्या बोलते हैं उसको, है ना, एटीट्यूड, और वो अभिरुचि पढ़ी ना हमने, अभिरुचि, एप्टीट्यूड, वो होनी चाहिए, तो इससे फर्क पड़ता है। तो मेरे पास दो फॉर्मेट आ गए, या तो मैं इसको सारणी से बना दूं, या मेरे पास ऐसा फॉर्मेट भी, सिंपल फॉर्मेट भी है, दो अक्सर लेके चलता हूं, इससे काम हो जाता है। यदि ऐसे क्वेश्चन 2-3 आते हैं जहां पे ऑप्शन कितने हैं आपके पास, तो इनमें अलग अलग फॉर्मेट में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। फिर हो सकता है कोई कोर्स ऑफ एक्शन पूछा गया हो, ये बी क्वेश्चन हो गया। सी में पूछा गया कि आपके पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आपके पास कार्यवाही के लिए क्या मतलब कदम उठाओगे, कार्यवाही या कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो उसके भी जो भी पॉइंट अपने पास इतना स्पेस बचा है तो कीवर्ड में लिखना, फिर स्पेस कम बचा है तो अब देखो, ये केस स्टडी का एक रफ फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अब चलते हैं केस स्टडी के अपन प्रैक्टिकल आइडियाज पे चलते हैं। ये तो रफली किया, अब हम एक केस स्टडी प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे इसको देखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है जो आपका लिखा है, नहीं भी वहां पे नहीं उतरा तो कोई चिंता की बात नहीं, इसको नीड नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे केस स्टडी का फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। यहाँ पे एकदम जो मैं समझा रहा हूं वो बातें किताब में लिखी हुई है कि सबसे पहले क्या रखना है, हमने कंपलसरी पार्ट में इंट्रो पार्ट लिखना है। इंट्रो पार्ट क्या होता है, केस अध्ययन के शुरुआत में 2-4 लाइन में इंट्रो लिखा जाना चाहिए जो केस अध्ययन से जुड़ा हो, ठीक है। आप इसे करंट अफेयर की घटना या केस अध्ययन से संबंधित विषय से शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 4 तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना इंट्रो, जो हमेशा हम करते हैं जी, इसमें क्वेश्चनों में करते हैं। सेकंड क्या है, स्टेक होल्डर या हितधारक। हितधारक क्या होते हैं, जिस केस हिस्ट्री में जिन लोगों की बात की गई है वो हितधारक होते हैं। आप कलेक्टर हो सकते हैं, आप कोई बैंक मैनेजर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिनकी बात की गई वो होते हैं स्टेक होल्डर। बहुत आसान होता है यार, केस हिस्ट्री में स्टेक होल्डर फाइंडिंग करना बहुत ही नॉर्मल बात होती है। जब आप केस स्टडी को पढ़ोगे तो आपको ये पता होगा इस केस हिस्ट्री में किन लोगों की बात की गई है। कोई एनजीओ हो सकता है, मीडिया हो सकती है, सरकार हो सकती है, कोई न्यूज चैनल हो सकता है। ये क्या है, स्टेक होल्डर है, हितधारक है, जिनको लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रो के बाद अपने को क्या करना है, डायग्राम के माध्यम से केस अध्ययन में शामिल हितधारक बताए जाने चाहिए, चाहे केस अध्ययन में पूछा गया हो या नहीं, ठीक है। वही बात, नॉर्मल बात है। इसके अलावा नैतिक मुद्दे, केस अध्ययन में नैतिक मुद्दे कौन से होते हैं, एथिकल वैल्यूज कौन से होती है, बहुत सारे नैतिक मुद्दे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कहीं किसी केस हिस्ट्री में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहां बच्चों के प्रति हमारी नैतिकता, समाज की नैतिकता, या संवैधानिक जो मामले उनका उल्लंघन, ये क्या एथिकल वैल्यूज तो है ना। जैसे किसी में इन्वायरमेंट का कोई मामला आया है तो वहां पे इन्वायरमेंट एथिक्स एक नैतिक मूल्य हो गया, या फिर क्या हो गया, कानून का उल्लंघन भी वहां पे हो गया, या हमारी क्या इथिक्स है, हमारी क्या वैल्यू सिस्टम है, ये क्या होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं। बहुत ही आसान होते हैं, ये भी आप फाइंड कर लोगे। क्यों फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपने ऊपर से 1 से 7 टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। नैतिक मूल्य भी आ जाएंगे, अभी आगे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करो, सब समझ में आएगा। जब आज का सेशन एंड होगा आपके सारे क्वेश्चन का जवाब होगा, मैं उसके बाद में लास्ट में आपके डाउट सेशन लूंगा, किसको समझ में नहीं है उसको समझाऊंगा, ठीक है। नैतिक मुद्दे, तो केस अध्ययन में शामिल नैतिक मुद्दों को बताया जाना चाहिए, चाहे क्वेश्चन में पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो, ठीक है। नैतिक द्वंद्व है, इथिकल डिलेमा। इथिकल डिलेमा क्या होते हैं, जहां पर दो बातों में कॉन्ट्रडिक्शन हो, दो बातें अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं, इथिकल डिलेमा बोलते हैं। ये भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन समय अभाव हो तो फिर इन दोनों में से जो पूछा गया वो लिखो। ये भी मैं आपको बता देता हूं, समय अभाव हो तो इन दोनों में से जो क्वेश्चन पूछा गया वो लिखो, अदरवाइज समय हो तो दोनों को लिखो, ठीक है। इसके अलावा आगे क्या होगा, केस दिन में अब क्या होगा, सीधे जो क्वेश्चन पूछे गए एबीसीडी या 1 2 3 जो क्वेश्चन पूछे गए उन पे आओ।
क्वेश्चन लिखो और लास्ट में क्या लिखोगे, देखो निष्कर्ष लिखोगे। निष्कर्ष कैसा होगा आपका, आपका आशावादी होगा, यानी पॉजिटिव तरीका दिखाओगे, रचनात्मक होगा, सुधारात्मक होगा। और उसमें क्या क्या बातें होगी, समाज की, संविधान की, कानून की, न्याय, समानता आदि मूल्य की बातें होगी, आदि का समावेश होगा। और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला होगा, अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए। आपने लिखा कि हाँ ऐसा होगा तो निश्चित रूप से ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये केस स्टडी का फॉर्मेट अब तो समझ आया ना कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि उपयुक्त केस अध्ययन फॉर्मेट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, आप नीचे आ जाएंगे, अब केस अपनाते हैं, कोई केस स्टडी लेते हैं, उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसको सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। काफी बड़ी केस स्टडी, कुछ छोटी वाली केस स्टडी देखते हैं एक बार डिस्कशन के लिए, नहीं तो क्या होगा, एक सेशन 2 घंटे एक ही बड़ी वाली केस स्टडी को पढ़ते पढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आती है, मैं बड़ी वाली भी सोल्व कर लूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो इसको बता ही देते हैं आपको, अच्छी केस स्टडी है, फॉर्मेट भी अच्छा बताया गया इसमें। मोटा मोटी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको, समझाने के लिए पढ़ रहा हूं अभी तो ना आपको। और वैसे आपने किताब, मैंने होमवर्क दिया था आपको पढ़ने के लिए, अभी आज मतलब कल आप पढ़ के आए होंगे, आज भी आप, आज का दिन आपके पास है, आज भी केस स्टडी के टॉपिक पढ़ लेना और कल भी पढ़ लेना। फिर कुछ 2023 की केस स्टडी 2 तो मैं लेके आया हूं जो आज को आपसे सोल्व कराने वाला हूं, बाकी केस स्टडी आप भी सोल्व करने की कोशिश करना। अब आपका मामला बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं कि क्या मामला है, कैसे पढ़ते हैं उसको भी ध्यान रखना है। जैसे कोई प्रभात है तो ये हमारा एक हितधारक हो गया, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, क्योंकि मुझे कहां लिखना है, स्टेक होल्डर में इसको लिखना है। प्रभात को कहां लिखना है, जो डिसीजन हम ले रहे हैं ऑप्शन है उसमें भी प्रभात का नाम इस्तेमाल करना है, या प्रभात पर उसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी लिखना है। तो स्टेक होल्डर समझ गया ना, ये एक स्टेक होल्डर यहां पे आ गया। तो प्रभात क्या, एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड में उपाध्यक्ष के पद पर है, या विपणन के रूप में कार्यरत था। एक ये भी हो गया कि ये कंपनी है, कंपनी भी इसमें स्टेक होल्डर आ सकती है, इसको भी ले सकते हैं, अंडरलाइन भी कर लिया। लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, क्योंकि पिछली 2 माहियों से बिक्री में लगातार गिरावट का रूप दिखाई दे रहा था। उसका डिवीजन जो अब कंपनी की वित्तीय स्वास्थ्य में एक प्रमुख राजस्व अंशदाता था, अब उनके लिए कुछ बड़े सरकारी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा था, लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों से कोई सकारात्मक सफलता नहीं मिली। उसकी कंपनी पेशेवर थी, यानी प्रोफेशनल थी, और उसके स्थानीय मालिकों पर, स्थानीय मालिक ये भी स्टेक होल्डर में आ सकते हैं, स्थानीय मालिकों पर उनके लंदन स्थित मुख्यालय की ओर से कुछ सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करने का दबाव था। कार्यकारी निदेशक भारतीय प्रमुख द्वारा, एक ये भी आगे स्टेक होल्डर में समझ में आने लग जाएगा कौन से स्टेक होल्डर बिल्कुल आसान होते हैं फाइंडिंग करना। कार्यकारी निदेशक भारतीय प्रमुख द्वारा की गई पिछली कार्य समीक्षा बैठक में उससे खराब प्रदर्शन के लिए फटकार लगाई थी, ठीक है। उसने आश्वासन दिया कि उसका डिवीजन ग्वालियर के पास एक गुप्त संस्थान के लिए रक्षा मंत्रालय से एक विशेष अनुबंध पर काम कर रहा है और जल्द ही निविदा जमा की जा रही है, ठीक है। साथ साथ पढ़ो, आप भी पढ़ो ताकि समझ में ज्यादा आएगी, ठीक है। वह अत्यधिक दबाव में था और बहुत परेशान था, जिस बात ने हालात ने और बदतर बना दिया वह थी ऊपर से एक चेतावनी की यदि कंपनी के पक्ष में सौदा नहीं हुआ तो उसका डिवीजन बंद करना पड़ सकता है और उसे अपने लाभ पर नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। एक और आयाम था कि उसकी गहरी मानसिक यातना और पीड़ा पहुंचा रहा था कि उसके व्यक्तिगत अनिश्चित वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधित था। मतलब कहीं ना कहीं उसका एक तरफ तो कंपनी के प्रति जिम्मेदारी क्या है, एक तरफ उसकी देखो ये आ गया द्वंद्व है, कंपनी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, दूसरी खुद के हित भी है, वहां पे खुद भी संकट से जूझ रहा है, तो एक द्वंद्व हो गया वहां पे। और इथिकल वैल्यूज कौन से हो गए, पेशेवर नैतिकता हो गई कंपनी की, प्रभात की खुद की नैतिकता होगी, है ना, कंपनी के कार्यकारी निदेशक उनकी नैतिकता होगी, ये क्या है, मूल्य हो गए, द्वंद्व हो गए, तो आप फाइंडिंग होने लग जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन, मतलब ये दिया होता है, ये सिलेबस आप कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। वह 2 स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों और अपनी बूढ़ी बीमार, देखो उनके खुद के भी अब स्टेक होल्डर में आ गए, प्रभात का परिवार भी आ गया। आप लिख सकते हो प्रभात का परिवार, या ऐसा भी लिख सकते हो प्रभात के बच्चे और उनके माँ, है ना, स्टेक होल्डर में ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। शिक्षा और चिकित्सा पर भारी खर्च के कारण उसके मासिक वेतन वाले पैकेट में भारी दबाव पड़ रहा था, पॉकेट पर। बैंक से लिए गए ऋण के कारण भी उसकी ईएमआई जरूरी थी, चूक करने पर उसके गंभीर कानूनी कार्रवाई के लिए भी उतरा था, यानी कहीं नहीं उसके खुद के संकट भी बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या पढ़ा एथिक्स में कि यार है ना, आप एक एथिकल व्यक्ति हो ना, एक विश्वसनीय व्यक्ति हो, या हमने देखा सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे काम कर सकते हो, यदि आप में धैर्य है, परसिवरेंस है, लगन है, ठीक है, आप सत्य के मार्ग में चलते हो, सत्यनिष्ठा आप में है, तो क्या कर सकते हो आप कभी भी, चाहे कितनी परिस्थिति खिलाफ क्यों ना हो आपके, जो भी संकट आए। एक सेकंड,
बीच में खांसी आ गई थी, मैंने माइक को ऑफ कर दिया था। ठीक है, कई बच्चे तुरंत करते हैं सर माइक ऑफ हो गया, माइक नहीं, मैंने ऑफ किया था एक बार। तो एक चीज आप देख रहे हो ना कि एक तरफ तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोफेशनल एथिक्स यानी पेशेवर दक्षता या एथिकल चीजें काम आने वाली, एक तरफ उसके व्यक्तिगत मामले भी साथ चल रहे हैं। तो जो एक व्यक्ति इथिकल होगा ना, चाहे उसके सामने कितने ही संकट क्या ना हो, वो हमेशा सत्यनिष्ठा का मार्ग अपनाएगा। यहाँ पे जैसे प्रभात के सामने हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आए जहां पे उसको लालच दिया जाए कि यार तुम ऐसा कर लो, तुम्हारे सारे काम मतलब हो जाएंगे आसान। तो प्रभात यदि इथिकल व्यक्ति नहीं होगा तो वो हो सकता है गलत रास्ते पे चला जाए, है ना, कंपनी को और नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बात समझो, ऐसे ही एथिकल वैल्यूज और डिलेमा दोनों साथ साथ चल रही है। ठीक है, उपयुक्त पृष्ठभूमि में किसी चमत्कार के घटित होने की उम्मीद कर रहा था, अचानक घटनाक्रम में बदलाव आया। उसके सचिव ने बताया, सचिव भी आ गया यहाँ पे, बताया कि एक सज्जन सुभाष वर्मा भी आ गया। देखो ये सब क्या है, स्टेक होल्डर है। और स्टेक होल्डर इसलिए लिखते हैं कि जब बार बार ऊपर केस स्टडी बने जाए, जैसे आप कई बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि सर जब स्टेक होल्डर क्वेश्चन में नहीं पूछेगी तो हम क्यों बताएं। मत बताओ, आपके लिए ये नुकसान होगा कि आप बार बार जाके कहां जाओगे, केस स्टडी में जाओगे, है ना। और मैं कैसे स्मार्टली करता हूं, जैसे ही मैं केस स्टडी पढ़ रहा हूं, मैं एक इंट्रो के 4 लाइन छोड़ देता हूं और मैं स्टेक होल्डर का डायग्राम बना लेता हूं। तो ऊपर से जैसे जैसे पढ़ रहा हूं स्टेक होल्डर तुरंत लिख लेता हूं, तो मेरे 2 काम एक साथ हो गए। स्मार्टली तरीके से मैंने टाइम मैनेजमेंट कर लिया। समझ गए इस बात को। तो ये दिमाग लगाओ कि केस स्टडी के अंदर कुछ चीजें तो हम ऐसे कर सकते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आगे बढ़ते हैं कि हम एथिकल नैतिक मूल्य और द्वंद्व भी लिख लेते हैं। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया है वो थोड़ा नीचे लिख लेना, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। लेकिन ये भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही क्या होता है, वो चीजें याद आने लगती है, बाद में दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा। तो आपकी इतनी स्मार्ट तरीके से केस स्टडी आप 12 मिनट में भी कर सकते हो, 12-13 मिनट में इजीली कर लोगे। ठीक है, 6 केस स्टडी आती है लगभग, है ना। तो आप इक्वल टाइम इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 12-13 मिनट आइडियल आप कर सकते हो आराम से इजीली। ठीक है, ये बात समझ में आए ना कैसे मैनेज करेंगे ना, कि हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं प्रभात की माँ, सुभाष वर्मा, ये स्टेक होल्डर हमने तुरंत डाल दिए, है ना। अब ये स्टेक होल्डर कैसे काम आएंगे, जब नीचे ऑप्शन डिसीजन लोगे आप, तो इन सभी स्टेक होल्डर को आपको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज क्या होगा, आपका आंसर एक तरफा लगेगा। आप किसी भी एक स्टेक होल्डर पर कोई डिसीजन नहीं दे रहे हो या उसके पक्ष विपक्ष में उसका कोई समाधान नहीं बता रहे हो, तो कैसे आपकी केस स्टडी पूरी होगी। इस बात को समझो ना। ठीक है, तो सुभाष वर्मा उनसे मिलने चाहते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी से प्रबंधन पद में दिलचस्पी है जिसे कंपनी को भरना है। पुनः उसने उनके संज्ञान में लाया कि उसका आत्मवरित रक्षा, थोड़ा इन दिनों बाद ऐसा ही है, रक्षा मंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, मेरी उसकी सिफारिश की गई वहां से। और उसने उम्मीदवार सुभाष वर्मा के साक्षात्कार के दौरान उसे तकनीकी रूप से मजबूत, साधन संपन्न और अनुभवी विक्रेता महसूस किया। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि निविदा प्रक्रिया भली भांति परिचित है। थोड़ी ये बड़ी केस स्टडी है ना, धैर्य बनाए रखना। इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई और अंतर संबंध में निपुण है। प्रभात को लगा कि उसकी उम्मीदवारी अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर है जिनका साक्षात्कार हाल ही में पिछले कुछ दिनों से उसने लिया था। सुभाष वर्मा ने यह भी संकेत दिया कि उसके पास बोली दस्तावेजों की प्रतियां हैं जिन्हें यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अगले दिन रक्षा मंत्रालय को उसकी निविदा के लिए प्रस्तुत करेगा। तो आपको ये पता लग रहा है ना कहीं एक कंपनी की जो इनसाइडर वाली बातें हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग आप जानते हो ना, कि किसी कंपनी की गुप्त राज बताना। तो यहाँ पे इसका मतलब जो सुभाष वर्मा है ना, इथिकल व्यक्ति तो नहीं है ना। एक कंपनी के प्रति किसी भी व्यक्ति की या अन्य कंपनियों की जो जानकारी है, मतलब इधर उधर गोपनीयता का सवाल है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये कीवर्ड आ गए, गोपनीयता, पेशेवर नैतिकता, ये सब कीवर्ड आपके काम आने वाले हैं। उसने उन दस्तावेजों को सौंपने की पेशकश की बशर्ते उसे कंपनी में उपयुक्त नियमों शर्तों के अनुसार रोजगार दिया जाए। उसने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में स्टर्लिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड अपनी प्रतिनिधि कंपनी को पछाड़ सकती है और बोली प्राप्त कर सकती है तथा रक्षा मंत्रालय का भारी भरकम ऑर्डर प्राप्त कर सकती है। उसने संकेत दिया कि उसकी कंपनी के दोनों की जीत होगी। पर बात बिल्कुल मतलब आश्चर्यजनक था उसके लिए। यह सदमा और रोमांच की मिलीभूत अनुभूति थी। वह ऐसे होकर पसीना पसीना हो गया। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उसकी सभी समस्याएं तुरंत गायब हो सकती है। अब देखो, आपको ये लगता है जैसे प्रभात की जगह आप होते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत आदमी है, इसको नहीं लेना चाहिए, आज ये दूसरी कंपनियों के राज बता रहा है, हो सकता है अपनी कंपनी के राज किसी और को बताए, ऐसा भी हो सकता है। या ये इसमें काबिलियत है तो एक सही रास्ता जो है रिक्रूटमेंट का उसके हिसाब से आए, क्यों मैं सिफारिश को मानूं ना। और दूसरा ये हो सकता है कि मैं सत्यनिष्ठ ना हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, सुभाष को भी ले लूंगा, अपनी जितनी भी समस्या उनको मिटा लूंगा, तो मेरे सब हित को मैं ऊपर रखूंगा, तो फिर क्या होगा, सत्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं हूं, मेरे इथिकल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना इस बात को कि ऐसे करना होता है, बहुत सिंपल तरीके से करना होता है उसको। ठीक है, वह भविष्य की कार्रवाई को लेकर असमंजस में था। अपनी खुद की कंपनी के कागजात को चोरी छिपे हटाने और नौकरी के लिए प्रतिनिधि कंपनी की पेश करने के मैं सुभाष वर्मा की हिम्मत पर आश्चर्यचकित था। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह इस प्रस्ताव स्थिति के पक्ष विपक्ष की जांच कर रहा था और उसने अगले दिन आने के लिए कहा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसमें आप देखना ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। कौन से, जैसे यहाँ पे ए में पूछा है नैतिक मुद्दे,
बताइए उपयुक्त मामले प्रभात के लिए उपयुक्त विकल्प कौन से हैं और उनका क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी पक्ष विपक्ष उसके बताने हैं। और कौन सा है कि उनमें से सबसे बेस्ट प्रभात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्यों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे इस केस स्टडी को सोल्व करेंगे तो हमारा वो दिमाग में आना चाहिए फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट्रो, इंट्रो लिखना है मुझे, फिर मैं स्टेक होल्डर को डायग्राम से बनाऊंगा, हितधारक या स्टेक होल्डर आएंगे मेरे। अब फिर मैं क्या लिखूंगा, या तो नैतिक द्वंद्व लिखूंगा या नैतिक मुद्दे। तो नैतिक मुद्दों का तो क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं नैतिक द्वंद्व लिखता हूं, और ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन टाइम कम हो तो ये कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 कीवर्ड लिख दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर नैतिक मुद्दे पूछे, अब क्वेश्चन का नंबर लगा दो यहाँ पे, नैतिक मुद्दों को बताओ, ठीक है। बी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पास कौन से विकल्प है, एक सारणी बनाओ बहुत आसानी से, 3 विकल्प है तो ए बी सी विकल्प आपने लिए, यहां पे लिखो विकल्प, उनका पक्ष और विपक्ष, अपने आप होगी ना आलोचना, ठीक है। और लास्ट में कौन सा सी, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा। आप बताओ, इन जो 3-4 डिसीजन आपने लिए ऊपर से सबसे बेस्ट है, क्यों बेस्ट है वो। यहां तो आपने उसके पक्ष भी लिखे, लेकिन यहां उसको डिफाइन करो, इलिबरेट करो थोड़ा सा कि क्यों वो बेस्ट डिसीजन है प्रभात के लिए या किसी के लिए, ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष लिखना ही है, ठीक है। ये फॉर्मेट रहेगा। ये फॉर्मेट मैंने शॉर्ट में बता दिया, इंट्रो, स्टेक होल्डर, नैतिक द्वंद्व या नैतिक मूल्य, या कंपल्सरी नहीं है हटा दो, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, नैतिक मूल्य पूछिए, ऑप्शन पूछिए, उनकी आलोचना समालोचना पूछिए, और कौन सा बेटर डिसीजन है वो है, वो लास्ट में निष्कर्ष है। ये फॉर्मेट है। अब आते हैं अपनी केस स्टडी भी किया, ये फॉर्मेट पूरा करता है इसको, बिल्कुल करता है। और इस केस स्टडी के फॉर्मेट पे जाओगे तो नहीं पछताओगे यार, एकदम तैयार कर लो पहले से ही, एकदम बना बनाया हलवा है, खा लो इसको एकदम जाके एग्जाम में, है ना। अदरवाइज क्या करोगे, एग्जाम में सोचोगे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे इंट्रो लिखूं नहीं लिखूं, स्टेक होल्डर जाए बाहर में, इसका कैसा फॉर्मेट बनेगा, ये होता है। अभी प्रैक्टिस कर लो यार इसकी, कहीं नहीं फंसोगे, सबसे आगे रहोगे हमेशा। और इसको आप आजमा के देख लेना, किसी भी टेस्ट सीरीज में आजमा के देख लेना, टेस्ट सीरीज वाला आपको सबसे बढ़िया नंबर देगा, देख लेना चाहिए। या किसी भाई साहब को दिखा के दे लेना, आपके होते ना वो बड़े सीनियर होते हैं, ठीक है, उनको दिखा के देख लेना, मुझे दिखा के देख लेना। वैसे मुझे तो बता ही रहा हूँ तो मैं तो अच्छा ही बताऊंगा ना। हाँ, इसमें बदल लेंगे तरीका, कुछ जो व्यक्ति रचनात्मक होते हैं वो कर लेते हैं, रास्ते निकाल लेते हैं, वो अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं। करो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से ही 100% ये करना है, फॉर्मेट ऐसा रखना है, बस उसमें रचनात्मकता आपको दिखानी है, कोई डायग्राम में, फ्लो चार्ट में, कोई एक्स्ट्रा आपको कोई सारणी बना के कैसे कर लेना है, ठीक है। यहां तक दिक्कत नहीं हुई ना, आराम से। बस केस स्टडी पढ़ने का थोड़ी यहाँ पे वो था, बड़ी थी केस स्टडी, पढ़ने में मजा भी नहीं आता बड़ी केस स्टडी, वहां पे तो पढ़ लेना, फास्ट फास्ट पढ़ोगे, मन में पढ़ोगे तो। देखो अब मैं जो फॉर्मेट बता रहा था कि जो केस स्टडी हमने पढ़ी है ऊपर, है ना, सबसे पहले क्या आना चाहिए, इंट्रो। इंट्रो आ गया कि उपयुक्त केस अध्ययन में क्या है, नैतिक चिंता और दुविधा के साथ अंतर्मन के संकट। ये क्या कीवर्ड है, ऊपर वाले सिलेबस में हम पढ़ के आए हैं। नैतिक चिंता, दुविधा, अंतरात्मा का संकट हम पढ़ के आए, विवेक का संकट पढ़ के आए हैं, सिलेबस में पढ़ के आए हैं। तो आपको ये थोड़ा हिंट दे रहा है केस स्टडी किसके लिए, क्योंकि प्रभात के सामने यही तो डिसीजन है। साथ में हमने सत्यनिष्ठा पढ़ी है, ईमानदारी पढ़ी है, सारे कीवर्ड पढ़े हैं। तो केस स्टडी में लिख दो ना फिर कीवर्ड को। ये नैतिक चिंता दुविधा के साथ अंतर्मन के संकट का मामला सामने है, जहां पे कहीं न कहीं सब हित बनाम कंपनी के हित, सार्वजनिक हितों के टकराव की स्थिति है, ये भी हम पढ़ गए हैं। तो इंट्रो हो गया अपना 2-4 लाइन में। ये तो प्रिंट फॉर्म में, जब आप लाइन में लिखोगे 4 लाइन में आराम से इसको कर लोगे। सेकंड हमने क्या था, कहा था हितधारक आपको लिखने हैं, ठीक है, हितधारक आपको लिखने हैं। तो हितधारक में सबसे पहले प्रभात आ गया, उनका परिवार आ गया, या उन मां बच्चे भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो स्टिलिंग कंपनी है, उनके कार्यकारी जो निदेशक है, उनके बारे में जानकारी होगी। सुभाष वर्मा और उसकी कंपनी होगी, कंपनी के कर्मचारी हो गए। इसके अलावा साथ साथ इसमें जो इंटरव्यू में शामिल होने वाले अन्य जो उम्मीदवार भी तो आए ना, उनका भी तो मामला है ना, कि आप एक ही व्यक्ति को थोड़ी चूज कर लोगे। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर आपके ऑप्शन में आने चाहिए वहां पे, है ना। यदि नहीं आ रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि जब केस स्टडी में सारे स्टेक होल्डर की बात की गई तो हमें ये देखना पड़ेगा ना अपने डिसीजन से उन स्टेक होल्डर पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमें थोड़ा सा देखना होता है। कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, ऊपर लिख तो लेता हूँ लेकिन नीचे गायब हो जाते हैं, वो याद नहीं रहते उतने। लेकिन अभी सीख रहे हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन हम ले रहे हैं, कि मेरे पास ये 4 डिसीजन है, तो उन 4 डिसीजन में कहीं ना कहीं मेरे स्टेक होल्डर भी आनी चाहिए, जो केस स्टडी में चर्चा की गई है। तो आप उसको देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल है। देखो कंपल्सरी पार्ट हो गया इंट्रो, कंपल्सरी पार्ट हो गया अपना स्टेक होल्डर, ठीक है। इसके अलावा आगे जैसे इस क्वेश्चन में पूछा नैतिक मुद्दे, तो मैंने क्या लिखा है, नैतिक द्वंद्व है। अब नैतिक द्वंद्व क्या होते हैं, देखो इस केस में नैतिक द्वंद्व कौन से, सब हित बनाम सार्वजनिक हित। अब मुझे ये पता है, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होगी, सर हमें नैतिक मुद्दे नहीं पता है, सर हमें नैतिक द्वंद्व ही नहीं पता है ना। अब द्वंद्व का ध्यान रखना, जहां पे 2 बातों में कॉन्ट्रडिक्शन हो, आपको लगता है 2 चीजें टकरा रही हो आपस में, है ना, तो वो हो गया द्वंद्व, डिलेमा, इथिकल डिलेमा। और नैतिक मुद्दे कौन से हो गए, बहुत सिंपल है, जितने भी हमने पढ़ के सिलेबस में पढ़ गए हैं वो नैतिक मुद्दे हैं सारे, ठीक है। कंपनी के हित बनाम सत्यनिष्ठा, उम्मीदवारों के चयन में दुविधा,
या अंतर्मन का संकट बनाम खुद का संकट, या खुद का जो है हित है, ऐसे करके निकाल लेते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि एज ये सही होगा, मैं ये कहता कि 100% सही है, लेकिन हम एक दिशा में बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और एक समय के बाद प्रैक्टिस करते करते आप इतने खुद स्ट्रांग हो जाओगे। जैसे मैंने एक आज टेलीग्राम जो बनाया था, उस पर एक बच्चे की कॉपी सेंड किया, उसको पर्सनली जानता हूँ, अभी तो फैमिली जैसा है मेरे। और अभी 10 दिन पहले तक, अभी जैसे हम ये सेशन शुरू करे थे, एक्चुअल में ये कमाल हुआ था, ये जो सारा सेशन का आइडिया बना था उसके उसके आइडिया के आधार पर बना था, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट के प्रति बहुत वफादार हूँ। जब क्योंकि वो फैमिली जैसा है, उनसे काफी बातें होती है, और वो ऐसे एक वर्ग से आता है, एक आप कह सकते हो ऐसे ट्राइबल समूह से आता है, और उसका आइस बनना उनके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए मतलब एक रास्ते खोल देगा। ठीक है, तो और अभी हमने कोशिश की कि वो दिल्ली में मतलब पढ़े, अपनी तैयारी करें, और उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं हेल्प करने की कोशिश की हमने। तो उस बच्चे से डिस्कशन हो रहा था कैसी पढ़ाई चल रही, तो वो बोल रहा था सर आलसी आ रहा है सर, टाइम टेबल बन नहीं रहा है। अभी वो क्लास में है, उसका नाम नहीं लूंगा अभी मैं, तो नहीं बन रहा है सर। वो 2 जने साथ में रहते हैं, ठीक है। तो उनका यही था 2025 टारगेट है, लेकिन कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो तुरंत फिर मैंने उनसे डिस्कशन किया, मतलब उस समय की बात, अभी जून से पहले की बात है ये। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बच्चे आप भी होंगे, ऐसे इनके ऐसे टैलेंटेड बच्चे आप भी होंगे, लेकिन एक समस्या है अनुशासन की, है ना। एक ऐसे मेंटर की जरूरत है जो आपको हाथ पकड़ के गाइड करके ले जाए। अदरवाइज कोचिंग तो यार, सारा कंटेंट, सारी जितनी बड़ी कोचिंग है, आप सब जानते हो, कंटेंट सिर्फ मिलता है आजकल, बहुत सस्ता मिलता है। चलो किसी कोचिंग के लिए 2-4 हजार रुपए में कोचिंग मिल जाती है आपको, कितनी सस्ती आजकल हो गई, है ना। किसी भी कोचिंग को ले लो आप, बहुत आजकल नए नए एजुकेशन स्टार्टअप जो है आपके सामने, आपको कोचिंग तो हर कोई प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आईज हर कोई नहीं बना सकता आपको। आईज तो खुद बन सकते हो आप, खुद की मेहनत से बन सकते हो, दिशा सही हो तो आपकी, है ना, डायरेक्शन सही हो। तो यही मैं बात कहना चाहता हूं कि मतलब ये अनुशासन और डेडिकेशन के साथ आपके साथ धीरे धीरे आने लग जाएगा। तो उस बच्चे की बात करता, उसने आज मुझे आंसर भेजे, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके आज के आंसर मेरे वाले आंसर से बढ़िया थे, मुझे बहुत खुशी, मेरे से ज्यादा बेटर एग्जाम्पल थे, है ना, मेरे से ज्यादा बढ़िया उसके फ्लो चार्ट डायग्राम थे। हालांकि उन्होंने बैठ के कहीं से इंटरनेट से बनाया होगा, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको यह पता है कि मैं ऐसा आंसर लिखूंगा ना तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, और मुझे कोई रोक नहीं सकता, है ना। सब कुछ सिचुएशन ठीक रहेगी, अगले 6 महीने में ऐसे प्रैक्टिस करता चला गया तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, है ना। अभी वो चलो, अभी हो सकता है मॉडल आंसर बना रहा हो, ऐसे देख के बना रहा हो इधर से, लेकिन एक समय आएगा जब वो फराटेदार लिखेगा बिना देखे हुए। कोशिश करो बिना देखे, ये प्रैक्टिस में इसीलिए तो करवा रहा हूं। यहाँ पे आप इंटरनेट से भी ले सकते थे, चैट जीपीटी से ले सकते थे, मुझे पता है, लेकिन ये प्रोसेस आपके माइंड का है। जब तक आप अपने दिल और माइंड से ये मेहनत नहीं करोगे ना, उस सिचुएशन में नहीं लाओगे कि मुझे 7 मिनट में करना है, मुझे 12-13 मिनट में कैसे स्टडी करनी है, तब तक कमाल नहीं होगा, और कमाल होगा। ठीक है, विश्वास के साथ कमाल होगा। तो ये कहना चाह रहा था कि इनको सीखना है, डरना नहीं है, धीरे धीरे सीखो, चाहिए सीखना पड़ेगा, कोई सीख के नहीं आता है। फिर ठीक है, नैतिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे क्वेश्चन पूछे, कौन से नैतिक मुद्दे हैं? बहुत सारे नैतिक मुद्दे हैं, जैसे व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा को बनाए रखने की नैतिक दुविधा है, साथ में परिवार और इसकी जिम्मेदारियां भी है ना। और एक है कि साथ में क्या है, पारदर्शिता का यहाँ पे ध्यान में रखना है, या ऐसे हो सकता है कि पारदर्शिता नहीं रखी जाए, ये भी हो सकता है। साथ में जैसे कॉर्पोरेट इथिक्स भी एक टर्म चलता है, जिसमें इनसाइड ट्रेडिंग की बहुत सारी बातें आती हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ पे सुभाष वर्मा का भी अनैतिक व्यवहार है, ठीक है, या कई लालच का मामला बन सकता है। तो जरूरी नहीं कि नैतिक मुद्दे कई बार उलझे हुए भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं, स्पष्ट नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस केस स्टडी में, आप देखना मेरे भी नैतिक मुद्दे एकदम क्लियरिटी होगी उसमें, लेकिन नहीं भी हो तो ऊपर से जो चीजें समझ में आती है उनको लिखने का प्रयास करो। ठीक है, आज जो केस स्टडी लिख के लाया हूं उसमें एकदम मामला क्लियर है, क्योंकि वो तो आज बैठ के लिखी है ना मैंने। फिर ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि प्रभात के पास उपलब्ध विकल्प क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है अपने पास भी ये विकल्प सबसे बेस्ट है कि अपन सारणी बनाए वहां पे। देखो 2 तरीके हैं, या तो सारणी बना दे, या आपने एक ऑप्शन लिखा दोनों तरफ वो डायग्राम बनाया, कौन सा वाला, ये ऑप्शन भी हो सकता है कि ऑप्शन 1 लिखा यहाँ पे, ऑप्शन 1, और ये लिखा कि ये, और ये दोनों तरफ, यहाँ पे लिखा पक्ष, यहाँ पे लिखा विपक्ष, ऐसा भी हो सकता है। सिंपल फॉर्मेट भी हो सकता है, सारणी नहीं बनाओ तो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे चूज किया, डिसीजन लिया, उसके 2 पक्ष लिखे, पक्ष इससे ये फायदा, इससे ये नुकसान, विपक्ष, ऐसा भी बना सकते हैं। और समय रहा तो सारणी बना दो, बस बढ़िया काम है। दोनों ऑप्शन आपके पास है, सारणी वाला थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में, और वो भी अच्छा लगता है जो अभी हम बात करें पक्ष विपक्ष वाला। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, 4 ऑप्शन अब जैसे उनके पास है। अब ये ऑप्शन क्रिएट करने में आपको बहुत थोड़े दिन दिक्कत होने वाली है, लेकिन केस हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ाना तो आराम से हो सकता है। सबसे ऊपर कौन सा ऑप्शन चूज करो जो सबसे हल्का हो, जैसे सुभाष को ऐसा, प्रभात को ऐसा कर लेना चाहिए था, है ना, प्रभात को कंपनी की बात मान लेनी चाहिए थी, तो इससे पक्ष, इसमें पक्ष क्या होता, उसके खुद की हित भी मामला बन जाता, विपक्ष क्या होता, लेकिन कंपनी को नुकसान होता। सेकंड क्या होता, प्रभात को या तो ये ऐसा करना चाहिए, अपने उच्च अधिकारियों को ये बोलना चाहिए, प्रभात को नहीं मानना चाहिए, है ना। लास्ट में डिसीजन जो लोग ना, जैसे थर्ड या फोर्थ आप ले रहे हो, जैसे कई बार
कई बच्चे 4 डिसीजन लेते हैं, मैं 4 लेना पसंद करता हूँ कि 4 से थोड़ी विविधता दिखती है, वो क्रिएट हो जाते हैं, एक हल्का, उससे थोड़ा सा अच्छा, उससे थोड़ा सा अच्छा, लास्ट में जो फोर्थ वाला होगा सबसे बढ़िया होगा, है ना। 4 डिसीजन हमने लेके, एक ये, उनके पक्ष विपक्ष बताए, फोर्थ वाला सबसे बढ़िया लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या लिखा, सुभाष को नौकरी का प्रस्ताव ऑर्डर, इससे फायदा क्या होगा, कंपनी के राजस्व मामला सुधर जाएगा, स्वयं की भी फायदा है। इससे विपक्ष क्या होगा, स्वयं की अनैतिक व्यवहार और कंपनी की साख दाव पर, हो सकता है कल को जाके मामला खुल जाए तो कंपनी की साख दाव पर लगेगी। दूसरी कंपनी की सूचना लिए बिना सुभाष को, कि चलो यार इनसाइडर ट्रेडिंग वाली सूचना नहीं लेते लेकिन सुभाष को नौकरी देते हैं, वो काबिल इंसान है। इससे क्या, स्वयं की सत्यनिष्ठा बनाए रखना। और जैसे पक्ष में ये जाएगा, उम्मीदवार के तौर पर सुभाष की तकनीकी कौशल का काम आएगा कंपनी के। विपक्ष में क्या होगा, कंपनी को ऑर्डर प्राप्त करने में नाकाम और राजस्व नुकसान हो सकता है, सभी को नुकसान हो सकता है। सुभाष को नौकरी पर नहीं रखना तो कंपनी की स्वयं की नैतिकता बनाए रखना, सही बात है। और नेगेटिव क्या होगा, खुद को भी नुकसान हो जाएगा, खुद के हित को भी नुकसान हो जाएगा। आगे क्या है, जैसे सुभाष की जगह अन्य योग्य उम्मीदवार को नौकरी व कंपनी राजस्व हेतु स्वयं प्रयास करना, ये जैसे बढ़िया डिसीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखो, स्वयं की सत्यनिष्ठा बनाए रखेंगे, किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेंगे, स्वयं के प्रयासों से कंपनी के हितों को लाभ पहुंचाएंगे, खुद पर विश्वास है ना भाई, किसी भी परिस्थिति में मैं अपनी सत्यनिष्ठा को दाव पे नहीं लगाऊंगा, मुझे चाहिए उसके लिए नई इनोवेशन आइडिया लगाने पड़े। जैसे एज ए प्रभात में होता तो मैं अपनी कंपनी की बैलेंस शीट या उनकी जो भी है राजस्व को वृद्धि करने के लिए जो मैं इनोवेशन कर सकता था वो करूंगा, नई टीम बनाऊंगा, नए आइडियाज लेके आऊंगा, नवाचार करूंगा, नए प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, या जो भी बिडिंग वगैरह उसमें जो भी नए एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन अच्छे रास्ते से बढ़ूंगा। इस अच्छे रास्ते से बढ़ूंगा तो ये होगा कि कंपनी से थोड़ी सी एक बार इनिशियली मुझे फायदा नहीं हो, लेकिन सतत रूप से इस कंपनी को मैं ऊंचाई पर ले जाऊंगा और एक दिन मेरी सारी समस्या सुलझ जाएगी। अभी जैसे परिवार की समस्या है, लोन ले रखा है, तो उसका प्रबंधन करूंगा, अपने दोस्तों से मदद लूंगा, कोई एक्स्ट्रा लोन मुझे मिल सकता है, या कंपनी से बात करूंगा, या कोई फंडिंग का मामला मैं मैनेज कर लूंगा। अपने रिलेशन को, अपने संबंधों को, अपने परिवार को मैनेज करने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे करके इसको बढ़िया पॉइंट पे खत्म करना है। आप समझ गए ना इस बात को। और लास्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है। देखो, अब विकल्प हमने रखा कि फोर्थ वाला क्या है, यहाँ पे साफ लिखा है कि विकल्प 4 सबसे उपयुक्त विकल्प है, और 4 विकल्प हमने क्या किया वो बताया था। क्यों भाई इंपॉर्टेंट है कि ये सुभाष का अनैतिक आचरण हमने देख लिया था, तो ये अनैतिक आचरण सुभाष का कल को जाके कंपनी को भी नुकसान पहुंचाएगा। आज वो दूसरों की इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो कल को अपनी भी कंपनी की बातें दूसरों को बता सकता है, ठीक है। और सिफारिश वाली चीजें वैसे भी ठीक नहीं होती। जो सिफारिश करके आता है ना, तो उसमें वैसे भी कहीं ना कहीं खामियों की एक संभावना बनती है ना। सिफारिश से बचना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कोई भी किसी के यार आपकी जानकारी वहां थोड़ी सिफारिश कर दो, तो मुझे ऐसा लगता है सिफारिश से सामने वाला व्यक्ति यदि सत्यनिष्ठ हुआ ना, ईमानदार हुआ ना, तो पक्का वो सोचेगा यार सिफारिश वाले व्यक्ति न्याय नहीं करने वाले हैं, सिफारिशों से दूर रहो। मतलब सिफारिश से कोई आ रहा है तो कहीं उसमें खामी है, यार उसमें क्षमता है, ताकत है, तो खुद जाए डायरेक्ट, आराम से अपना इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले वो, ठीक है। प्रभात की सत्यनिष्ठा कंपनी की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, कंपनी की, तो ठीक है, आप समझ गए इस बात को कि उसके डिसीजन से क्या फायदा होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने आंसर में देखा है, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि 4 उसने डिसीजन लिए, नीचे फिर बेस्ट डिसीजन चूज कर लिया, है ना। लेकिन कुछ क्या करते हैं कि मिक्स कर देते हैं कि पहला भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, ये भी ठीक है, या चारों की अच्छी बातें निकाल के लेते हैं। तो वहां पर आपकी कमी दिख रही है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप फिर वो खिचड़ी बना रहे हो जो केस स्टडी में दी गई है। तो मुझे ऐसा पर्सनली एक मेरा अनुभव कहता है कि डिसीजन लेना चाहिए, मेक डिसीजन, है ना, डरना नहीं चाहिए। जो भी डिसीजन 4 में से आपको लगता है बेस्ट ही है, बाकी आप और भी देखना, सुधार हो सकता है। टॉपर्स की कॉपीज भी साथ में देखते रहना। और मैंने अभी जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ तो टॉपर्स की कॉपीज देख रहा हूँ, तो अपना वाला तरीका ही बेस्ट है, यही तरीका वहां पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा का सारा सेम तरीका है, कोई अलग नहीं है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस स्टडी है 2023 वाली पेपर का, ये मैंने लिया है केस स्टडी। थोड़ा इसको छोटा करता हूं, दिखाई दे जाएगा आराम से, ठीक है। ये जिसके पास 2023 का पेपर है तो उसमें भी देख सकते हो, पहली केस स्टडी उसकी, ठीक है। और टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, रुको एक बार, टाइमर स्टार्ट कर देता हूं मैं। चलो आपके पास है 12 मिनट, 12 मिनट देता हूँ, 13 मिनट देता हूँ, चलो 13 मिनट में इस केस स्टडी को करना है। एक बार देख लेता हूँ सही तो आई है ना यहाँ पे। ठीक है। 2023 का पहली केस स्टडी है, किसी के पास ये दिक्कत नहीं हो तो क्वेश्चन भी साथ रखा। चलो आपने कर लिया होगा, कई बच्चों को समस्या आई है, कुछ को काफी पॉजिटिव रहा है मामला। चलो ये केस स्टडी हम देखते हैं, इसमें क्या होना चाहिए था। तो ये आप लोगों ने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, तो हम दोनों को पता है कि इस केस स्टडी में क्या चर्चा की गई है।
मुख्य तौर पर हम जानते हैं क्या चर्चा है कि मामला किसका हो, एक बैंक से मतलब 10 लाख रुपए एक ऐसे खाते से निकाल लिए, वैसे नहीं निकालने चाहिए थे। तो यहाँ पे कौन कौन स्टेक होल्डर है, तो पहले हमने लिख लिया कि स्टेक होल्डर कौन है, राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक को भी ले सकते हैं स्टेक होल्डर, या कार्यपालक हो गया, जैसे राष्ट्रीय का इसका बैंक का कार्यपालक हो गया। इसके अलावा एक सहकर्मी, महिला सहकर्मी हो गया यहाँ पे, और इसके अलावा और कौन है, उनके पिताजी, परिवार हो गया उनका। साथ में और कौन है, एक बैंक मैनेजर है यहाँ पे, जिन्होंने ऐसा दयालुता, ज्यादा ही दयालुता दिखा दिया हाँ, ठीक है। तो दयालुता दिखानी चाहिए लेकिन अपने स्तर पर, है ना। ऐसे किसी के दूसरे के पैसे को थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हो आप, बैंक के पैसे थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो तो फिर नासमझी हो गई उनकी ना, वो दयालुता नहीं कह सकते उसको, वो तो फिर भारी पड़ने वाली है ये दयालुता। यानी क्या होता है, कभी कभी आपको ये लगता है कि आप अपनी पोस्ट से, अपने पद से किसी अपने दोस्त का भला कर सकते हो, तो वो आप सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो अपने ही पद का, या अपना ही नुकसान कर रहे हो। कल को जाके तुम्हें दिक्कत होने वाली है, कल को जांच हो गई या किसी ने शिकायत कर दी कि यहाँ से इस खाते से इतने पैसे निकाले गए, या ऑडिट हो गया कोई, है ना, तो फंसना तो तय है। बैंक की भी साख दाव पे जाएगी, ग्राहक हो सकता है उनकी विश्वसनीयता खो देगी, उनके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं, है ना, ऐसे करके। तो ये आइडिया आ जाता है, और ऐसे करके स्टेक होल्डर हमने फाइंड कर लिया ना। तो अपना वही तरीका है। सबसे पहले देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे गए, हमने क्वेश्चन भी देख लिए। इसमें नैतिक मुद्दे हैं, इसमें क्या है, नैतिकता के नजरिए से बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन करना है आपको। अब आपको मूल्यांकन करना है कि बैंक मैनेजर का व्यवहार सही था या गलत था। तो किसी भी हालत में बैंक मैनेजर को वो मत दे देना यहाँ पे कि बैंक मैनेजर ने जो भी किया सही किया है, किसी की भला कर दिया। यार किसी भी ऐसे संकट में किसी का भला करना इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो ये कभी नहीं हो सकता। एक दृष्टिकोण से देखे तो बैंक मैनेजर ने करुणा का परिचय दिया, लेकिन वो गलत था, है ना, ऐसे करके। और इस हालात में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, है ना, आप क्या डिसीजन लोगे वहां पे, ऐसा करके इसको देखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, लेकिन अपना फार्मूला क्या है, मॉडल आंसर निकाल रहे हैं नीचे। आप इनमें दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको लगता है कभी प्रैक्टिस की नीड है, ये पीडीएफ आती है उसमें खाली पेज है, प्रिंट आउट निकाल के दोबारा भी आप आगे जाके भी पीवाई की प्रैक्टिस कर सकते हो इनमें। हालांकि चलो ये क्वेश्चन अब हो गए आपके, कर लिए, आपको मॉडल आंसर भी पता है, उतना इफेक्टिव नहीं होंगे। इफेक्टिव क्या होता है, माइंड मैपिंग करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी अप्रोच लाएंगे हम। सबसे पहले लिखना चाहिए इंट्रो। तो इंट्रो में क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे देखना, वो फिक्स है अपना। इंट्रो लिखेंगे सबसे ऊपर 3 4 5 लाइन में, 5 लाइन काफी है बस। तो कितनी लाइन है, 1 2 3 4, वही कॉपी यूपीसी वाली 4 लाइन इंट्रो है। उपयुक्त केस अध्ययन में व्यक्तिगत व पेशेवर नैतिकता, देखो इन कीवर्ड को अंडरलाइन जरूर करना, याद रखना अपनी आंसर राइटिंग में, ये बात बहुत ध्यान रखनी है, चीजों को अंडरलाइन करना है कीवर्ड को, कि उपयुक्त केस अध्ययन में व्यक्तिगत व पेशेवर नैतिकता के मामले के उल्लंघन के साथ साथ धोखाधड़ी व गलत व्यवहार के मामले भी सामने आए। ये कीवर्ड है, हमारे एथिक्स का कीवर्ड है, ये भी मामले सामने आए। पहला हो गया इंट्रो। फिर हमने क्या डिसाइड किया, हम स्टेक होल्डर लिखेंगे। वो भी कैसे लिखेंगे, डायग्राम से। आज मैंने काले पेन का इस्तेमाल किया ताकि स्टेक होल्डर साफ दिखे, है ना। डायग्राम फ्लो चार्ट हम क्या करेंगे, कुछ कुछ ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। हितधारक कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, जो आपने देखा, बैंक के ग्राहक हो गए, कार्यपालक हो गया, आप हो गए, महिला सहकर्मी, उनका परिवार, बैंक मैनेजर, उनके पिताजी, मतलब कई सारे स्टेक होल्डर में आ गए यहाँ पे। जो भी ऊपर चर्चा किए गए स्टेक होल्डर बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ 1 2 भूल भी जाते हो, कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो सबको शामिल करो। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नैतिक मूल्य पूछे गए। मैंने क्या लिखा है, नैतिक द्वंद्व। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पे ये हम पढ़ के आ गए, व्यक्तिगत नैतिकता बनाम पेशेवर नैतिकता। ये तो बहुत ही आसान है ना। किसी भी संस्थान में एक तो व्यक्तिगत मामला होता है किसी का। अब जैसे मैनेजर का व्यक्तिगत मामला था कि उसको अपने दोस्त की उसने हेल्प की, लेकिन उसने किसका नुकसान किया, सार्वजनिक जो नैतिकता उसका नुकसान किया। बैंक की जो मतलब पेशेवर नैतिकता उसका नुकसान किया। सत्यनिष्ठा यानी खुद की ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार में आएगा क्योंकि गलत रास्ते से उन्होंने पैसे निकाल के दिए। ठीक है, पारदर्शिता बनाम गोपनीयता, है ना, मतलब, और साथ में तथ्य को छुपाना, ये हो गया। साथ में अंतरात्मा का संकट, मतलब एक विवेक का संकट है ना। साथ में ये भी था कि उन्होंने करुणा समानुभूति वगैरह दिखाई है ना। एक तरफ मुझे ये दिखाना चाहिए था, या दूसरी तरफ मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए था। यार कैसे भी निकल सकता है, हो सकता है आपके 1 2 इधर उधर गलत हो जाए, लेकिन एक अप्रोच तो काम कर रहे हैं ना उस पर, कि मुझे ऐसे मूल्य लिखने चाहिए। हो सकता है कई बार फिट नहीं बैठता है मामला, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें लिखना होता है यार। मतलब आपको दिखाना होता है, अप्रोच दिखानी होती है, वो नजदीक होती है, उसके सही की नजदीक होती है। बाकी कोशिश करो एकदम एक्यूरेट आने की कोशिश करो, बार बार प्रैक्टिस से। जैसे आज ये मैंने लिखी तो बिना देखे, मतलब पराठेदार लिख रहा था इस केस स्टडी को ना, कहीं से कुछ कुछ जैसे केस स्टडी को फॉर्मेट में देखता रहता हूँ। जैसे कहीं से मुझे कोई अच्छा मॉडल आंसर मिल जाए, गूगल करते हैं तो वहां से मैं आइडिया डालता हूँ। याद रखना मॉडल आंसर में
आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमेशा मिलेगी, वो है गूगल से भी लेता हूँ एक्स्ट्रा, जो मुझे लगता है कहीं से भी वैल्यूडेशन हो सकता है तो वहां से लेता हूँ। मॉडल आंसर परफेक्ट होता है, वो हाथ से वैसा नहीं होता बिना देखे लिख दिया एकदम, है ना, कुछ कुछ बिना देखे लिखे जाते हैं, लेकिन मॉडल आंसर को लेकर आप ज्यादा गलत फहमी मत पालना कि सर इतना अच्छा लिख रहे हैं, वो नहीं है। मैं खुद भी मॉडल आंसर बना रहा हूँ आपके लिए ना, कुछ कुछ अच्छा कर रहा हूँ ताकि ऐसे आंसर मैं भी लिखूं, अभी मेंस के एग्जाम में लिखूं ना, तो अपने लिए भी कंटेंट तैयार हो रहा है साथ में। इसमें नैतिक मुद्दे कौन से, देखो इसको मैंने बनाया डायग्राम से, थोड़ा सा देखना, इसको डायग्राम से बनाया है और मैंने केवल कीवर्ड लिख के नहीं छोड़ा, उसको इंटीग्रेट किया है ताकि थोड़ा सा आंसर बढ़िया दिखे यार। केवल कीवर्ड लिख के नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन में जहां पे डिमांड हो ना उसको कीवर्ड को एलिब्रेट करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो उसका। नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, तो जैसे बैंक कर्मचारियों का अनैतिक व्यवहार यहाँ पे दिख रहा है, इससे क्या हुआ, ये नैतिक मुद्दा तो है ना, इससे क्या बैंक के नियमों का उल्लंघन हुआ है कि कैसे उन्होंने निष्क्रिय खाते का उपयोग किया पैसे निकालने में। बैंकिंग पैसे और नैतिकता का यहाँ उल्लंघन है, बैंक के ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी है ना। गोपनीयता का यहाँ पे उल्लंघन है, गोपनीयता की शर्त थी, जैसे महिला को मतलब नहीं बतानी चाहिए थी चीजें, उसमें भी एक नैतिकता है कि कोई दोस्तों के बीच की बात होती है, गोपनीयता की मामला रहता है, नहीं बताना चाहिए, या कंपनी की गोपनीयता हो सकती है, बहुत सारी चीजें। एक है संवेदनशीलता और समानुभूति का मामला बन रहा है कि बैंक मैनेजर के द्वारा सहायता वाला मामला बन रहा है, नैतिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन दिख रहा है। दोनों चीजें आ सकती है कि इसमें कोई नैतिकता की बात है, नैतिक मूल्य और कुछ का उल्लंघन हुआ है, वो नैतिक मूल्य में ऐसा आ सकता है। ठीक है, नैतिक मुद्दे 5 बता दिए यहाँ पे डायग्राम निकाले के, एक और मुझे पॉइंट याद आता तो यहाँ पे बना देता, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, अपना अच्छा डायग्राम दिख रहा है, मकड़ जाल हो गया ना ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, नैतिकता की नजर से बैंक मैनेजर के व्यवहार का मूल्यांकन आपको करना है। बहुत आसान था, कैसे करना है कि यहाँ पे व्यक्तिगत नैतिकता व भावनात्मक समझ का अच्छा परिचय, एक दृष्टिकोण से देखे, जैसे इसमें भी वो अच्छा डिसीजन नीचे की तरफ चलना है, थोड़ा सा बेकार सा मामला ऊपर लिखना है, तो अपन एक तरीके से देखे, प्रथम सामान्य दृष्टिकोण से देखे यार कि यार ठीक है, तो भलाई तो की है उसने, लेकिन वो सही नहीं है, आगे सही उसको सही साबित मत कर देना। व्यक्तिगत नैतिकता के दृष्टिकोण से तो वो सही है, उसने भावनात्मक समझ का अच्छा परिचय दिया है, जो कि देना भी चाहिए था दोस्तों के साथ, लेकिन पेशेवर नैतिकता का उसने उल्लंघन कर दिया है। तो बैंक संसाधनों का अपने हित निजी संबंधों में उपयोग किया उन्होंने, सार्वजनिक पद का उन्होंने गलत दुरुपयोग किया, दुरुपयोग कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। इसके अलावा बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि एक आरबीआई की गाइडलाइन भी तो होती है ना। अब आपको नहीं बताओ कि ऐसा है नहीं, लेकिन एक कॉमन सेंस तो है ना भाई, आरबीआई की निश्चित रूप से कोई गाइडलाइन होगी कि जो खाते हैं उनको सही से बैंक मेंटेन करे। अब इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा कि ऐसा कुछ होगा, अपनी तरफ से भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि यहाँ पे जैसे आरबीआई के दिशा निर्देश, अब ये तो आएगा ही भाई, नहीं पता है होंगे दिशा निर्देश, लेकिन एक आइडिया तो काम करता है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पारदर्शिता की कमी है, साथ में बैंक मैनेजर ने धैर्य, वैकल्पिक मार्ग जैसे फंड जुटाना आदि का उपयोग नहीं किया। देखो बैंक मैनेजर के पास एक ऑप्शन ये भी तो था ना कि वो ग्राहकों के खाते से पैसे न निकाल के अपनी तरफ से कोई बैंक में ऐसा कुछ फंड जुटा ले, सब दोस्तों से मिला के, है ना, क्योंकि ऊपर जो कार्यपालक है उसको तो मना कर दिया था कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन बैंक मैनेजर के पास तो ये ऑप्शन है ना कि आप फंड जुटा सकते हैं नवाचार तरीके से, मदद कर सकते हैं कैसे भी, लेकिन गलत रास्ते से आप फंड नहीं जुटा सकते, उसका तो आपको भुगतना पड़ेगा, उसकी तो शिकायत होगी, कल को जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कल लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था सहन शक्ति वाला, है ना, कि जैसे कोई विपरीत परिस्थिति आती है जिसमें धैर्य होता है, उसमें सहन शक्ति का गुण होता है, और वो व्यक्ति क्या बनता है, विश्वसनीय बनता है, ट्रस्टवर्दी बनता है। तो वो देखो यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल कर दिया, वो माइंड में थे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे। तो सहन शक्ति जैसे सद्गुणों का अभाव यहाँ पे दिख रहा है उसको, ये कीवर्ड कहां से आया, अब बताया, हमने लास्ट क्लास में एक मॉडल आंसर किया था इसका क्वेश्चन का, तो वो कीवर्ड यहाँ पे काम आ गए। ऐसे ही तो स्मार्ट तरीके से अपनी चीजें इस्तेमाल करनी है और याद रखने लगती है। और लास्ट में इस हालात में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना, तो हमारी और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, तो इसमें क्या है, सहकर्मी के प्रति हमें क्या रखना है, समानुभूति और उसका समर्थन करना है, और उसके समस्या को थोड़ा व्यापकता में देखना है। देखो हम जानते हैं वो हमारा सहकर्मी है, लेकिन गलत रास्ते से आए तो उसका तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कोई उपाय ढूंढने का प्रयास करेंगे। उस समय तो हमारे पास वो विकल्प नहीं था कि आपके पास संसाधन होंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि अब ये मामला फंस गया है, तो अब कैसे मदद करेंगे, है ना, तो वो देखना है। दूसरी तरफ कानून व नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जीरो टॉलरेंस, याद रखना है, भ्रष्टाचार ये सब इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है। आप व्यवस्थापक को, कार्यपालक को मान लो, तो आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी नजर में कोई भी ऐसा मामला आया है तो उसका समाधान निकालो, अदरवाइज आपकी भी पोस्ट खतरे में है, कल को आप भी उसके दोषी पाए जाओगे ना। तो आपको जीरो टॉलरेंस अपनाना है, वहां तो कोई आपके पास विकल्प नहीं है, इसकी तो शिकायत जो भी आपको, जो भी एक बैंक का प्रोसीजर होता है उसमें शिकायत करनी है। आपकी नजर में वो मामला ध्यान में आ गया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको, जो भी एक प्रोसीजर होता है, किसी बैंक के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबको प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यान में लाओ, और जो बैंक मैनेजर है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी भाई, क्यों ऐसा क्यों किया, तो उसमें तो क्या होगा, वापस जो पैसे हैं उसमें जो भी खाता है उसमें डाले जाएंगे, जो भी बैंक कर्मी के खिलाफ जो नियमों का उल्लंघन किया, आचार
जो उनकी संहिता है उनका उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ जो भी उनको जेल होगी या उस पर दंड लगेगा, उसका प्रावधान हो सकता है, उसको नौकरी से टर्मिनेट किया जा सके, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बैंक में से किसी भी खाते में पैसे निकालना कानूनी रूप से गलत है, इसलिए बैंक मैनेजर से वैधानिक तरीके से मुद्दे को सुलझाने के लिए संवाद करना, जो भी हो सकता है मामले को बैंक के उच्च प्रशासनिक इकाई के सामने रखूंगा, क्योंकि आगे जाकर कोई भी जांच होगी तो उसमें मैं भी दोषी माना जाऊंगा। सहकर्मी की सहायता के वैकल्पिक रास्ते जैसे फंड जुटाना, अभी मेरे पास विकल्प है कि जो पैसे तो वापस खाते में जाएंगे वो तो निश्चित रूप से, अब उस सहकर्मी की मदद करनी है तो अब वो रास्ता मेरे पास नवाचार वाला उपलब्ध है कि मैं करूं उसमें कोशिश, है ना, क्योंकि अब मामला फंस चुका है। मैं नहीं चाहता कि मेरे में भी एक करुणा रहती है सहकर्मी के प्रति, है ना, कि उन्होंने गलत किया लेकिन उसकी तो सजा मिलेगी उनको, लेकिन ज्यादा मतलब चीजें उलझे ना, तो वो भी एक रास्ता निकल सकता है। साथ में आगे ध्यान रखेंगे कि भविष्य में ऐसा मामला दोबारा ना हो। और लास्ट में अतः कहा जा सकता है कि किसी भी संगठन की विश्वसनीयता, लास्ट एक क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे कीवर्ड आया था विश्वसनीयता, इस्तेमाल कर लिया देखो, है ना, उस संगठन के कर्मचारियों की नैतिक आचरण पर निर्भर करती है। यानी कैसे फिर बैंकों पर लोग विश्वास करेंगे जब मामला सामने न्यूज में आ जाएगा, तो हो सकता है मतलब लोग अपना पैसा निकालने के लिए आ जाए उस बैंक से, उनको लगता है कि बैंक ठीक नहीं है, तो एक बैंक की साख को खतरा हो गया ना फिर। तो आप बताओ इसमें क्या दिक्कत आई है आपको, कितना अच्छे से हमने इसको डील किया है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको कीवर्ड के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं अब। चलो इसमें भी 13 मिनट ठीक है, क्योंकि सही टाइम, जल्दबाजी में भाग के कहीं नहीं जाना है, ईमानदारी से प्रैक्टिस करनी। चलो हो गया आपका। थोड़ा सा इसमें दुविधा हुई होगी, थोड़ा सा अलग हटके केस स्टडी थी, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करना अपना काम है। अभी परफेक्ट नहीं लिखना है, परफेक्ट बिल्कुल नहीं लिखना है, मैं भी नहीं लिख पाता हूँ परफेक्ट। अभी आप मुझे दोगे, मैं भी कॉपी पेन लेके बैठूंगा तो इतना परफेक्ट नहीं आएगा जितना मॉडल आंसर आता है। मॉडल आंसर तो थोड़ा सा वैलिडेशन होता है ना, मैंने बताया आपको पहले भी, थोड़ा इंटरनेट का सहारा भी लिया जाता है, ठीक है। तो हम जो लिखते हैं, इंसान लिखते हैं, वो नॉर्मली लिखते हैं, ऐसी कुछ उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इससे अपना आराम से काम हो जाता है, इससे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो ये हमने देख लिया भाई, उत्तरकाशी जिले का 60 किलोमीटर दूरी, ये तो आपने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है। इसमें क्वेश्चन दो पूछे गए हैं, एक तो नैतिक मुद्दे पूछे गए हैं और दूसरा पूछा गया है क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते आपके पास उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। जो भी विकल्प होंगे, तो या तो आप सारणी बना सकते हो, दो तरीके हो सकते हैं, या ये तरीका भी हो सकता है फास्ट बनाए, सारणी नहीं बनाए तो पक्ष विपक्ष लिखे, टाइम कम हो तो। जैसे इस केस स्टडी को मैं करा था, मेरे पास टाइम कम था, है ना, नॉर्मली टाइम कम था, तो मैंने क्या तरीका अपनाया वो देखेंगे। तो क्या है कि प्रस्तुत केस अध्ययन में इंट्रो, वही तरीका अपना 4-5 लाइन वाला, प्रस्तुत केस अध्ययन में आपातकालीन परिस्थितियों में पेशेवर नैतिकता, ये वर्ड सीख लिए इसलिए बार बार आ रहा है, अभी लेटेस्ट ही सीखा है इसलिए कुछ कीवर्ड मेरे साथ दिक्कत है, मेरे साथ नहीं, वो सबके साथ दिक्कत नहीं, वो पॉजिटिव भी है। जो चीजें हम लेटेस्ट सीखते हैं उनको बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये फायदे वाली बात है, ठीक है। तो पेशेवर नैतिकता का धैर्यपूर्ण परिचय देने के साथ साथ तकनीकी समस्या का भी वहां पे संकट है, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो ब्लड कैसा होगा, है ना। यहाँ ये नैतिक द्वंद्व है कि कैसे गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव कराया जाए, प्रसव कराया जाए, है ना, प्रसव कराया जाए, सॉरी गलत वर्ड बोल रहा हूँ, प्रसव कराया जाए। तो बच्चे बोल रहे हैं द्वंद्व क्या होता है, डिलेमा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक केस स्टडी लेता हूँ उसमें बहुत ही स्मार्टली। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे उसका नाम कृष्णा है, ठीक है, और कृष्णा को जैसे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो, अब उसको आगे क्या करना चाहिए, उसको ये पता है कि यूपीएससी की जर्नी नो डाउट टफ है, उसकी परिवार की सिचुएशन ऐसी है कि उसको चीजें अलाउ नहीं करती, तो वो क्या कर सकता है। अब उसके पास में द्वंद्व डिलेमा क्या है कि वो बीएड करे या एमए करे, ठीक है, बीएड करे एमए करे, उसको ये पता है कि मैं बीएड करता हूं तो मेरे पास टीचिंग के ऑप्शन होते हैं, और मैं जल्दी टीचर बन के अपनी आजीविका कमा के आत्मनिर्भर बन के मैं जल्दी से क्या कर सकता हूँ, फिर अपनी आइस के सपना पूरा कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे दोस्त बने हैं मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो टीचर है या किसी और जॉब में है। जैसे आशीष पूनिया एक लेब असिस्टेंट एक जॉब होता है गवर्नमेंट स्कूल में, पहले उन्होंने वो जॉब लिया, वो जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे थे, जब हमारे साथ जुड़े थे वो, तो वो अपना जॉब कर रहे थे और लाइव सेशन ऐसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वो सबसे पहले 2021 के जो हमारे बैच चल रहे थे इथिक्स के, है ना, आशीष पुनिया उसमें भी था। मैं नहीं जानता था उसको कि आशीष पुनिया मेरा स्टूडेंट है। आईपीएस बनने के बाद में उसने मैसेज किया कि सर आपको याद है मैं उस बैच में था, है ना। तो ये बातें तो वो सेम आपके साथ है। तो जो कृष्णा है, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ,
उसको मेरे हिसाब से ना, जैसे वो दोनों तरह की वो पीजी करे, एक ऑप्शन पीजी है, लेकिन पीजी में एक समस्या रहती है ना कि एमए करे तो एमए के बाद में नेट करना होगा, उसको नेट जेआरएफ करना है, या दूसरा ऑप्शन है कि एमए के बाद में कॉलेज लेक्चर की पोस्ट होती है, लेकिन वो लिमिटेड होती है ना। तो यदि उसको ये लगता है, उसको अपनी काबिलियत पे विश्वास है कि नहीं मैं सिविल सेवा आराम से निकाल सकता हूं, तो मैं पीजी कर लूं, साथ में मेरी पीजी होती रहेगी, है ना। लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा इसमें मुझे प्रैक्टिकल होकर रहना है, मुझे बीएड करना है, तो बीएड कर लो। बीएड में ऑप्शन ज्यादा रहते हैं, और बीएड में भी आजकल ऐसे रहते हैं कि आपकी पढ़ाई मैनेज हो जाएगी, आप आराम से सिविल सेवा के एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो दोनों चीजें अच्छी है, जो आपको अच्छा लगता है। अब दोनों में रहने की नीड नहीं है, ठीक है। आप समझ गए ना। डिलेमा से बाहर निकलने के आपके पास हजारों ऑप्शन होते हैं, कैसे केस स्टडी से हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसी तरह से इस केस स्टडी में डिलेमा क्या है, मतलब जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके सामने डिलेमा क्या है। क्योंकि देखो, एक प्रैक्टिकल बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये मामला है पहाड़ों का, और पहाड़ों में इतनी आसानी से सुविधा नहीं मिलने वाली है अब। तो उसके बाद जो भी विकल्प ऑप्शन है, मेरे हिसाब से उनको चूज करना चाहिए, अदरवाइज फिर जो महिला है उसकी जान भी जा सकती है ना। और वैसे भी वो क्या करें, आपातकालीन सिचुएशन में आगे जा रहे हैं, उनके पास टीम है, डॉक्टर्स है, कई सारी उनके पास हेल्प है, ऑलरेडी उनके पास ये चीजें है, मेडिसिन वाली, उनके पास ब्लड भी है। लेकिन समस्या क्या है कि एग्जैक्ट वो चीजें अभी डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, जो इसमें टेक्निकल चीजों की बातें की गई है। तो द्वंद्व से निकलने का रास्ता यही है कि प्रैक्टिकल अप्रोच की ओर जाओ। जितना आप व्यवहारिक होगे, प्रैक्टिकल होगे, देश दुनिया को समझते हो यार, आप आराम से प्रैक्टिकल डिसीजन लो अपना। हितधारक वही लिख सकते हैं आप, जिला मजिस्ट्रेट, गर्भवती महिला हो, उसका बच्चा, आपकी टीम है, डॉक्टर है, बहुत और भी सदस्य हैं साथ में टीम में, मीडिया, एनजीओ वाले भी हैं कुछ मदद करने के लिए यहाँ पे। तो हितधारक भी हमें लिखने चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में मेरे पास टाइम नहीं था, वो प्रैक्टिकल अप्रोच भी बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे डिलेमा नहीं लिखा, क्योंकि वो कंपल्सरी नहीं था, वो थोड़ा सा एग्जामिनर को इंप्रेस करने का मामला था। लेकिन जहां पे टाइम की समस्या हो, आपको लगता है मेरा क्वेश्चन छूटेगा, तो उस पार्ट को हटा दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे हटाया। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको करा रहा हूँ, आपको हर एक सिचुएशन पता होनी चाहिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो नैतिक मुद्दे इसमें क्या है, तो नैतिक मुद्दे बिल्कुल है कि सबसे पहले एक समस्या क्या है, नैतिक मुद्दे को मतलब समस्या नहीं होता है। नैतिक मुद्दे का मतलब क्या मेरी जिम्मेदारी है, क्या मेरी इथिकल जिम्मेदारी है, या क्या इथिकल मेरी वैल्यूज है ना। और कभी कभी नैतिक मुद्दों में हम लिखते हैं उनका उल्लंघन भी होता है, कि जैसे मेरी ये नैतिक मूल्य उसका उल्लंघन हो रहा है, वो भी लिखते हैं। तो यहाँ पे नैतिक मुद्दे कौन से, जैसे यहाँ पे किसी के जीवन का अधिकार है भाई, जीवन को बचाने का अधिकार, ये नैतिक क्या है, एक मूल्य है। ये एक व्यक्तिगत भी और संविधान का भी बात करता है, संविधान भी बात करता है मतलब जीवन बचाने की। तो जीवन बचाने को प्राथमिकता, यानी व्यक्तिगत और पेशेवर नैतिकता दोनों है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पेशेवर नैतिकता के तौर पर आप जानते हो, एक डॉक्टर होने के नाते आप जानते हो कि गैर मान्यता प्राप्त यदि ब्लड बैंक से हम कुछ ब्लड का उपयोग करेंगे, तो संक्रमण की चांसेस है, और उससे भी क्या होगा फिर, मतलब जान जा सकती है। ये भी एक मतलब नैतिक मूल्य है कि आपको पेशेवर नैतिकता का परिचय देना है। यहाँ पे आपके सामने अंतरात्मा और विवेक का संकट भी है कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, है ना। लेकिन डिसीजन तो लेना पड़ेगा, लीडर वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में डिसीजन ले, ठीक है। तो एक तरफ आपको तत्काल कार्रवाई करके गर्भवती महिला और उसके बच्चे की जान बचानी है, दूसरी तरफ आपको क्या करना है, संसाधनों का यहाँ पे प्रबंधन करना है। हो सकता है आप वैकल्पिक तौर पे अपनी टीम को भेजो, आपके पास ऐसे विकल्प होंगे, मन में आ रहे होंगे ऐसे। इसके अलावा करुणा, समानुभूति और भावनात्मक समझ का भी परिचय देना है कि किसी भी परिस्थिति में एक बात होता है कि मुझे मतलब उस महिला और बच्चे की जान बचानी है। ये तो तय है कि मुझे करना चाहिए, कैसे करूं मैं करूंगा, है ना। ये उसकी उसमें डिटर्मिनेशन जो होता है, लीडरशिप क्वालिटी में होता है कि मुझे करके दिखाना है, पॉजिटिव करके दिखाना है, इसमें कुछ भी मैं गलत नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि उसमें धैर्य है, साहस है, उस समय की सिचुएशन को वो समझता है, और उसके पास अनुभव भी है जीवन का, ठीक है। टीम एकता व भावना, साथ में टीम का भी ध्यान रखना है, ये भी मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। ये भी नैतिक मुद्दे हैं कि मैं अपनी टीम को साथ लेके चलूं। जैसे मेरी टीम ये बोल रही है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हो, तो मुझे टीम की बात सुननी पड़ेगी। एक अच्छा लीडर वही होगा जिसका अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होगा और अच्छा संवाद होगा, तो उससे बेहतर निर्णय निकल के आएंगे। तो उनके टीम वाले बोल रहे हैं सर ऐसा हम करते हैं तो इससे ये हो सकता है, क्योंकि टीम में एक्सपर्ट डॉक्टर भी उनके साथ में। तो ये भी बात मुझे सुननी होगी, साथ में मुझे अपनी पर्सनल ओपिनियन और अपने जो कर्म है उस पर विश्वास है मुझे, क्योंकि मैं एक्सपर्ट वैसे भी टेक्नोलॉजी मतलब डॉक्टर की चीजें सीख के आया हूं वहां से, और एक सिविल सेवा का भी अनुभव मेरे पास है। तो ये चीजें हैं, सुरक्षा और जिम्मेदारी का भी मामला बनता है। अब उपलब्ध विकल्प और मूल्यांकन, अब जैसे मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें टाइम होता, तो मैं क्या करता, सारणी बनाता। सारणी थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसे, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे डील किया, मेरे पास 7-8 मिनट या 10 मिनट से नीचे नीचे टाइम है, तो मुझे ऐसे डील करना था। अभी मेरे पास 12 मिनट में मान के चलता, 13 मिनट मान के चलता, तो मैं अलग तरीके से इसको डील करता, ठीक है।
तो सबसे पहले विकल्प मैंने चुना कि चाहे कुछ भी, जो भी खून है, जो भी ब्लड उस समय उपलब्ध है, उसको चढ़ाना है मुझे, ठीक है, बचाना है। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। तो इसमें क्या था, महिला और बच्चे की जान बच सकती है, संभावना होता है ना बचने की। दूसरा है कि असुरक्षित इसका उपयोग करने से क्या होता है, खतरा बढ़ सकता है, हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। दूसरा, वैकल्पिक सहायता का भी कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि यार चलो कोई नहीं, आप जो किसी टीम को भेज के मंगवाओ, है ना, लेकिन इतना आसान नहीं है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, विशेषकर पहाड़ों में तो बहुत ही मुश्किल हालात रहते हैं। मतलब 2 दिन लग जाएंगे या 1 दिन लग जाएगा यदि हम बहुत ऊंचाई पर फंसे रहते हैं। तो वहां पे तो जो भी संसाधन आप, क्योंकि यार ऐसे तो जान जाइए, आप देख रहे हो, आप एज ए डॉक्टर ये भी देख रहे हो कि वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा फिर, है ना, और अपनी थोड़ा सा अंतरात्मा का सुनना ही पड़ेगा, आपको इंट्यूशन की आवाज सुननी पड़ेगी, है ना। तो पक्ष क्या है कि मान्यता पर आप जो भी रक्त बैंक से तत्काल रक्त संभव है, और मतलब जो भी है, यदि हम लेते हैं कि वैकल्पिक रास्ता चूज करते हैं वहां पे, मे भी ऐसा हो सकता है कि वहां पे कोई परिवहन की त्वरित सुविधा उपलब्ध हो, लकीली, है ना, कि कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा वहां आपको मिल जाए, आपको कम्युनिकेशन ऐसा हो जाए ना। पहाड़ों में कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि वहां पे सेना के कैंप होते हैं या अदर चीजें भी होती है, तो एक वैकल्पिक चीजें भी माइंड में काम करती है, वो भी बता सकते हो। दूरस्थ स्थानों, प्रैक्टिकल बात क्या है कि दूरस्थ स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवहार में ये संभव नहीं है, हम जानते हैं। तो फिर लास्ट में क्या बढ़िया ऑप्शन बचेगा, ये बचेगा कि जो, क्योंकि हम वैसे भी आपदा प्रबंधन के लिए जा रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से हमारे पास ऐसे टूल कुछ ना कुछ है, चीजें जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मौजूदा जो भी आपके पास बैंक है, रक्त समूह का परीक्षण जो किट है, उनका आप थोड़ा सा केयरफुल उपयोग कर सकते हो। उससे ये होगा कि महिला व बच्चे की जान बच सकती है, और पूर्णतः सुरक्षित नहीं, वह पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन, मतलब इसमें भी थोड़ा सा लूप होल तो रहता ही है। तो उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा तीसरा विकल्प थोड़ा सा ठीक लग रहा है? तीसरा विकल्प वर्तमान परिस्थिति में सबसे व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत संक्रमण की संभावना है, लेकिन महिला व उसके बच्चे की जान बच सकती है। थर्ड वाले को थोड़ा सा हमने ऐसा कहा कि ये सबसे बढ़िया विकल्प बच रहा है, प्रैक्टिकली ये दिख रहा है मुझे, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है ना। और लास्ट में आप क्या लिखोगे, इसको कंक्लूड कर दोगे, तो ऐसे करके आराम से लिख सकते हैं।